है, हमें भी लग रही है और आपको भी, आप दूर से आए हैं, अवश्य लग रही होगी। और अगर कुछ असुविधा हो रही है तो उसके लिए हम खेद व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि ये सीख चल रहे हैं, लेकिन हो सकता है फिर भी आपके लिए कुछ असुविधा हो, उसके लिए कृपया आप हमारा साथ दें। जैसा कि आप जानते हैं, आज का ये कार्यक्रम हमारी स्कूल प्रबंधन कमेटीज को सम्मानित करने के लिए आयोजित हुआ है, उनसे रूबरू होने के लिए और उन सबको यह बताने के लिए कि उनके बच्चे इन विद्यालयों में, सरकारी विद्यालयों में क्या कार्य करते हैं। जब आप सभी महानुभाव यहां आए होंगे तो इस हॉल के पीछे एक प्रदर्शनी है जिसमें अलग अलग स्कूलों में सभी बच्चे क्या क्या कार्य करते हैं, उनकी कार्य प्रणाली क्या रहती है और कौन कौन से प्रकल्प हमारे सरकारी विद्यालयों में चल रहे हैं इस समय, उन सब की जानकारी देते हुए और विद्यालयों से संबंधित कौन कौन सी योजनाएं हरियाणा सरकार चला रही है, उन सब का भी दृश्य प्रकट कर रही है हमारी प्रदर्शनी, जो इस हॉल के बिल्कुल बैक पे, जहां शुरू में आप एंटर किए हैं, वहां मेले जैसा माहौल है। आपके ही होनहार बच्चे, उसमें हमारे जो मुख्य अतिथि और उनके साथ दूसरे गणमान्य अतिथि पधारेंगे, उन सबको अपने कार्यकलापों के बारे में, वो विद्यालय में क्या करते हैं, किस तरह से उनकी दिनचर्या चलती है, जिसमें मिड डे मील, जिसमें स्पोर्ट्स, जिसमें निपुण, पीएम श्री स्कूलों के बारे में, मॉडल संस्कृति स्कूलों के बारे में, ये सब बातें उन स्टॉल्स पर आप ही के बच्चे बता रहे हैं। इस बीच एक बार पुनः मैं आपको सूचित कर दूं कि जल्द ही शिक्षा मंत्री महोदया और उनके साथ चंडीगढ़ से आई हुई टीम वो जल्द ही हमारे बीच पहुंचने वाली है। सबसे पहले जिस प्रदर्शनी की मैं बात कर रहा था, उस प्रदर्शनी में वो सम्मिलित होंगे और उसका निरीक्षण करेंगे, बच्चों से कुछ पूछेंगे और वहां जो हमारे कुछ स्टार टीचर्स हैं, विशेष टीचर्स हैं, उनके साथ भी, क्षमा कीजिए मैडम, भारत माता की से खुल के बोल नहीं पाते, उनको शायद लगता होगा कि साहब भारत माता हिंद बड़का टीमा होगी, शायद हम बोलो तुम्हारे लेख में फर्क आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब की माता है। आप लोग वैसे भी खुद बिजी लोग हैं, पर सारे मिल के मेरे साथ बोलेंगे बोलो भारत माता की जय हो। लगा तो एक आवाज थोड़ा तो उठा के रखा। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल। भूखे के होठों को लेकर अपने की कोई निशानी जो फिर दुनिया के बिक जाएगा माटी के मोल, जब रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल।
छाए होनी तो फिर भी बिछड़ा याद आए। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर प्रस्तुति प्रभु के द्वारा, लेकिन बहुत जरूरी है वो चीजें देखना जिसके लिए आप यहाँ पर आए हैं। तो जो साथी इसको रन कर रहा है पीपीटी को उसको चला दे। मंत्री महोदय श्रीमती सीमा तिरखा जी, साथ में विधायक इंद्री श्रीराम कौशल जी, मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, डीएससी से अधिकारीगण प्रमोद कुमार जी, इसके साथ साथ हमारे जिला शिक्षा अधिकारी श्रीमती सुदेश ठकराल जी, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करते हुए मुख्य अतिथि महोदय का। मैं आए और प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा बनाई गई चीजों से रूबरू रहे। मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं इस डिस्ट्रिक्ट लेवल एसएससी ट्रेनिंग कम कॉन्फ्रेंस में। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर बीच में उपस्थित हैं, का भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। दीप प्रज्वलन की रस्म ऐसी रस्म है जिससे कार्यक्रम का आगाज किया जाता है मां सरस्वती के सामने मुख्य अतिथि महोदया दीप प्रज्वलन के लिए मंच पर शिरकत करते हुए सरस्वती वंदना की जितने लड़के हैं मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना स्थान ले लें, क्योंकि समय की व्यस्तता बहुत ज्यादा है।
अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सुदेश ठकराल जी से मैं निवेदन करता हूं कि वो मंच पर आएं और आए हुए मेहमानों का स्वागत अभिनंदन करें। जिला शिक्षा अधिकारी महोदय श्री सुदेश ठकराल जी। सभी को मेरा नमस्कार। स्कूल शिक्षा व्यवस्था को यथार्थपूर्ण तरीके से सुदृढ़ करने में अग्रणी शिक्षार्थियों के सर्वांगीण विकास की पक्षधर स्कूल प्रबंधन समिति को मजबूती प्रदान करने की दिशा में एक नई पहल की शुरुआत करने करण भूमि करनाल में पहुंची हमारे हरियाणा प्रदेश की विदुषी, मिलनसार एवं मृदभाषी शिक्षा मंत्री माननीय सीमा त्रिखा जी, हल्का इंद्री के विधायक आदरणीय श्री राम कुमार कश्यप जी, आदरणीय मेयर श्रीमती रेणु बाला गुप्ता जी, SCRT निदेशक आदरणीय श्री सुनील बजाज जी, सहायक निदेशक श्री कुलदीप मेहता जी, कार्यक्रम अधिकारी श्री प्रमोद जी, सम्मानित स्कूल प्रमुख एवं SMC प्रधान और सदस्यगण, पत्रकार एवं छायाकार साथियों, आप सभी का करनाल शिक्षा विभाग में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। स्कूल प्रबंधन समिति जो है प्रशिक्षण सह सम्मेलन के माध्यम से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को कैसे हम और गुणवत्तापूर्ण आगे बढ़ा सकते हैं, इस विषय पर आज हम इस सभागार में एकत्रित हुए हैं। सरकार की अनेक योजनाएं, हमारे PM श्री स्कूल, मॉडल संस्कृति स्कूल, अटल लैब, SMC बजट आय व्यय का योजना एवं आदि पर सभी प्रकाश डाला जाएगा। इन सभी का सार्थक मार्गदर्शन इस बात का परिचायक है कि SMC स्कूल विकास के लिए कितनी महत्वपूर्ण कड़ी है। इनका आगमन शिक्षा अधिकारियों एवं कर्मचारियों में कर्तव्य परायणता के बोध में वृद्धि करेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, करनाल शिक्षा विभाग ने सदैव हरियाणा शिक्षा विभाग द्वारा प्राप्त निर्देशों को जमीनी स्तर पर लागू करवाने का प्रयास किया है। माननीय शिक्षा मंत्री जी की उपस्थिति में SMC प्रधान एवं सदस्यों को प्रशिक्षण के माध्यम से उनके कर्तव्यों एवं अधिकारों से अवगत करवाया जाएगा। स्कूल प्रबंधन समिति स्कूल शिक्षा विकास, शिक्षार्थी हित एवं समाज भाव का एक संगम है। जिस भी विद्यालय में SMC ने सकारात्मक सोच व विकास विचारधारा के साथ कार्य किया है, वहां विद्यालय चहुमुखी विकास की ओर अग्रसर हुआ है। अंत में हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री माननीय श्रीमती सीमा त्रिखा जी, माननीय विधायकगण, जिला करनाल के सम्मानित प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सभागार में उपस्थित सभी का जिला शिक्षा विभाग करनाल टीम परिवार की तरफ से कोटि कोटि हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। जय हिंद, जय भारत, जय करनाल। धन्यवाद जिला शिक्षा अधिकारी महोदया। अब मैं इसी क्रिया को आगे बढ़ाते हुए श्री धर्मपाल जी BRC नीलोखेड़ी से आग्रह करता हूं कि वो मंच पर आएं और जो SMC का रोल है, जो महत्व है, जो आवश्यकता है, जिस भी प्रकार से SMC एक स्कूल को बहुत सकारात्मक तरीके से अपना रोल निभाती है, उसके बारे में आपसे अवगत कराएंगे श्री धर्मपाल जी BRC नीलोखेड़ी। आदर व सम्मान के योग हमारे बीच हमारे राज्य की शिक्षा मंत्री, हल्का इंद्री के विधायक श्री रामकुमार कश्यप जी, SCRT गुड़गांव के डायरेक्टर श्री सुनील बजाज जी, करनाल शहर की मेयर बहन रेणु बाला जी, शिक्षा निदेशालय से आए असिस्टेंट डायरेक्टर कुलदीप मेहता जी, प्रमोद जी, जिला शिक्षा अधिकारी करनाल सुदेश जी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करनाल श्री विनोद जी, हमारे कुछ कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के और विभिन्न स्कूलों से हमारे प्रधानाचार्य SMC के प्रधान, उप प्रधान, विभिन्न खंडों से आए मेरे साथी खंड शिक्षा अधिकारी BRC
और इस प्रोग्राम को जो रन कर रही हैं मैडम डीपीसी करनाल और उसकी पूरी टीम, अन्य अतिथिगण, पत्रकार बंधु, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और आज का जो ये महोत्सव है, हमारी हरियाणा राज्य की मंत्री, शिक्षा मंत्री, उनके नेतृत्व में हमारे जिला के सभी एसएमसी के प्रधान सदस्य जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और इन स्कूलों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो अगर मैं बात करूं तो ये एसएमसी का प्रावधान, ये विचार कहां से आया? तो जब मैं देख रहा था तो मैंने कुछ पढ़ा कि जब पहले का समय था तो हम बुजुर्गों से सुनते थे और बचपन में हमने भी देखा कि पहले जो स्कूलों की बिल्डिंग बनती थी, चौपालों की बिल्डिंग बनती थी, वो गांव के लोग ही बना दिया करते थे। हम ज्यादा ग्रांटों के चक्कर में नहीं रहते थे। कई बार तो लोग पैसे इकट्ठे करते थे 2 कमरे का, एमएलए साहब पे गए, मंत्री जी पे गए, 2 कमरे उन्होंने दे दिए, 2 के कमरे 4 बन गए। इस तरह से विद्यालय बड़ा अच्छा रन करते थे। धीरे धीरे क्या हो गया कि समुदाय स्कूलों से थोड़ा अलग सा होने लगा और धीरे धीरे कहीं ना कहीं जब समुदाय अलग होने लगा तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक, कुछ गिरावट स्कूलों में दिखी। इस पर पूरे विश्व में चर्चा रही कि क्या समुदाय का और अभिभावकों का होना स्कूल में जरूरी है। अगर ऐसा है तो इस पर चर्चा की जाए। तो इस चर्चा के अंदर ये पाया गया पूरे विश्व भर में कि अगर समुदाय और अभिभावकगण को जोड़ा जाए तो शायद स्कूल अच्छे तरीके से रन कर पाएंगे और जो बच्चे हैं हमारे अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। तो ये विचार लेकर हमारी केंद्रीय सरकार ने, हमारी हरियाणा सरकार ने एसएमसी का एक गठन किया जिसके अंदर अभिभावकों को स्कूल के अंदर जोड़ा गया। कहने का मतलब ये है कि एक स्कूल की एक छोटी सी पंचायत है अपनी, जैसे गांव की पंचायत होती है, ऐसी एक छोटी सी पंचायत हमारे विद्यालयों की है। इनका काम है कि स्कूलों में क्या दिखते हैं उनको देखना और विद्यालय के मुखिया के साथ खड़ा होकर उसका निवारण करना। जो समुदाय दूर हो गया था स्कूलों से, उसको वापस विद्यालयों के मुखिया के साथ, टीचर के साथ और बच्चों के साथ जोड़ना। जो अभिभावक आज अपने काम काज की दौड़ में बच्चों का भी सही से पता नहीं ले पाते, उनको भी किसी न किसी रूप में एसएमसी के रूप में सदस्य है, पीटीएम के रूप में या वैसे गांव में उनसे मिलकर, तो उन्होंने उनको भी जोड़ने का प्रयास किया एसएमसी ने। एसएमसी जो हमारी है ये हर 2 साल बाद नई हो जाती है और हमारा मुख्य उद्देश्य इसके अंदर ये रहता है कि जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को कम से कम जोड़ा जरूर जाए ताकि वो अपने बच्चे का हालचाल पूछने भी आएंगे। और जिस संस्था में उसका बच्चा पढ़ रहा है उसके एक सपने होते हैं अपने, मेरा बच्चा इतने अच्छे स्कूल में पढ़ना चाहिए, मेरे बच्चे की ये सुविधाएं होनी चाहिए, मेरे बच्चे के पास ऐसे टीचर होने चाहिए, उसकी कुछ इच्छाएं होती है पढ़ाते समय। अगर वो लोग हमारे स्कूल के प्रधान बनेंगे, वो एसएमसी के सदस्य बनेंगे, तो वास्तविकता रहेगी कि वो अच्छे से उस बारे में सोच पाएंगे। इसमें हम वास्तविकता में किन किन व्यक्तियों को लेते हैं? एक तो जो बच्चों के अभिभावक होते हैं, शिक्षाविद जो होते हैं, पंचायत के सदस्य जो होते हैं, कुछ आमंत्रित सदस्य होते हैं, कोई एनजीओ होती है, तो इस तरह के कुछ पॉलिटिशियन जो साथ में जिला परिषद के होंगे, ब्लॉक समिति होंगे, इस तरह के सदस्यों को हम जोड़कर एक एसएमसी का निर्माण करते हैं जो स्कूल के साथ खड़ा होकर अपना कार्य करते हैं। तो जब ये एसएमसी तैयार हो जाती है तो स्कूल में इसकी मीटिंगें शुरू हो जाती हैं और हम लगभग साल में 3 टाइम तो कम से कम इस एसएमसी की ट्रेनिंग प्रॉपर तरीके से करवाते हैं। और उस ट्रेनिंग के बाद हम स्कूल में वैसे भी जब भी टाइम लगता है, जब भी कोई स्कूल की समस्या होती है या हमें कोई प्लान बनानी होती है, तो हम एसएमसी के सदस्यों को बुलाकर उनके साथ चर्चा करते हैं। एसएमसी के सदस्य स्कूल की पूरी जानकारी लेते हैं और उसमें अपनी सहभागिता को दर्शाते हैं। इसमें एक बात जरूर कही गई कि जब भी कोई एसएमसी तैयार हो उसमें कम से कम 50% महिलाओं का योगदान जरूर हो, मतलब कि 50% सदस्य उसके अंदर महिलाओं का होना जरूरी है। उसके बाद इसके अंदर 2 तरह की समितियां हमारे यहां काम करती हैं। एक तो होती है विद्यालय की शैक्षणिक समिति, एक होती है विद्यालय की भवन निर्माण समिति। शैक्षणिक समिति का काम यह होता है कि शिक्षा से संबंधित
विद्यालय के अंदर जो भी काम होते हैं, चाहे वो लाइब्रेरी देखना हो, कोई लैब देखनी हो, क्या शिक्षक पूरे हैं या नहीं है, क्या बच्चे जिस क्लासरूम में पढ़ रहे हैं वो ठीक है या नहीं है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है, पीने की व्यवस्था कैसी है, पानी पीने की, टॉयलेट की व्यवस्था कैसी है, और पिछले साल हमारे रिजल्ट कैसे रहे, इस पर भी चर्चा करती है। इन रिजल्ट को कैसे सुधारा जाए, छात्र संख्या को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये सारी चर्चा वो शैक्षणिक समिति करती है। दूसरी समिति जो क्या है, जो भवन समिति है, उसका मुख्य कार्य यही है कि वो स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखती है। जहां कहीं बच्चों की संख्या बढ़ गई है तो कमरों की आवश्यकता पड़ेगी, कहीं ना कहीं हो सकता है आपके टॉयलेट 2 खराब हो गए, उनकी रिपेयर करनी हो सकता है आप बच्चों के लिए लाइब्रेरी ही ना हो तो उसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाना, बाउंड्री वाल ना हो, बाउंड्री वाल की व्यवस्था करवाना, हो सकता है उसमें बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड कम हो या ठीक ना हो, उनकी व्यवस्था करवाना। तो इंफ्रा से संबंधित, कंस्ट्रक्शन से संबंधित जो भी काम होता है तो ये समिति इसमें करती है। और इस समिति का जो प्रधान होता है वो एसएमसी का वाइस प्रधान होता है। उसके साथ साथ सचिव इसके अंदर स्कूल का मुखिया होता है और इसमें 3 सदस्य और होते हैं। एक पंचायत का जो मेंबर होता है और एक अनुसूचित जाति का एक सदस्य होता है, और तीसरा इसके अंदर जो हमारी एसएमसी है उसके अंदर जो महिला सदस्य है उसका भी एक सदस्य के रूप में वहां नाम रहता है, ताकि वो ये पूरी एक 5 सदस्यों की एक कमेटी इस काम को अच्छे से रन कर सके। जो हमारी शैक्षणिक समिति थी उसके अंदर हमने अपने सीनियर लेक्चरर को लगा रखा है, एक जो हमारा शिक्षाविद है उसको लगा रखा है, एक हमारी एपीआरसी होती है, और एक जो हमारे आमंत्रित सदस्य होते हैं एनजीओ टाइप, एक सदस्य उससे लेते हैं। और इसके अंदर जो हमारी एसएमसी की पढ़ी लिखी महिला होती है उसका भी नाम इसके अंदर होता है, ताकि वो अच्छे से शैक्षणिक कार्य को चला सके। तो ये शैक्षणिक कार्य देखने के लिए और जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को देखने के लिए ये एसएमसी पूरा अपना योगदान करती है। इसके अंदर साल के अंदर एक एसएमसी सोशल ऑडिट करती है। सोशल ऑडिट क्या होता है कि साल के अंत में विद्यालय के अंदर कितना आय व्यय हुआ उसका पूरा ब्यौरा एसएमसी के सामने प्रधानाचार्य रखता है, और इस विद्यालय के अंदर जितनी भी मीटिंग हुई है उनमें क्या क्या एजेंडे रखे गए थे, क्या उनको हमने पूर्ण किया, और यदि पूर्ण नहीं हो पा रहे तो किस कारण नहीं हुए, उस पर चर्चा करके उसको आगे वाले एजेंडे में लिया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा इसको थोड़ा सा आगे करें। विद्यालय विकास योजना की अगर मैं बात करूं, वैसे तो योजना हर घर में होती है। हमने घर चलाना है तो घर की एक योजना होती है, बच्चों की फीस जमा करवानी है, कुछ घर का खर्चा है, हर तरह की एक योजना घर में बनाते हैं। इसी तरह की योजना में स्कूल में भी बनाते हैं, क्योंकि हमें स्कूल को रन करना होता है। स्कूल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, हमारे पास पूरे टीचर हैं या नहीं है, क्या बच्चों के बैठने के लिए लाइब्रेरी का प्रबंध है नहीं है, क्या साइंस के प्रैक्टिकल करवाने के लिए कोई लैब है नहीं है, बैठने के लिए कमरे हैं नहीं है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें स्कूल के अंदर जरूरत है। परंतु बात यहां पर आई, क्या एसएमसी इसमें क्या रोल अदा कर सकती है? मुख्य बात, क्योंकि आज एसएमसी के सदस्य हमारे पास बैठे हैं, तो यह जानना जरूरी है कि जो स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनता है उसमें एसएमसी का रोल क्या है। उसमें एसएमसी का रोल यह रहेगा कि वो विद्यालय के मुखिया के साथ बैठकर चर्चा करके पूरे स्कूल का भ्रमण करे और ये देखे कि इस स्कूल में किन किन चीजों की आवश्यकता है और कौन कौन सी चीजें यहां पर सही हैं। इंफ्रा की बात हो, लैब की बात हो, बातें वही है, खेल के मैदान की बात हो, वो हर चीज को देखेंगे कि वास्तव में स्कूल में जरूरत क्या है। फिर ये बच्चों से बात करेगी एसएमसी, बच्चों से पूछेगी, बेटे आपकी एजुकेशन शिक्षा कैसी चल रही है, आप अपनी शिक्षा को कैसे चाहते हो, क्या आपको लगता है कि स्कूल में कुछ और इंप्रूवमेंट किया जा सकता है जो आपको अच्छा लगे। शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, कोई प्रैक्टिकल के क्षेत्र में, कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि स्कूल में कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो वो बच्चों से बातचीत एसएमसी करेगी। एसएमसी शिक्षक से भी बात करेगी, टीचर से भी बात करेगी कि आपके विद्यालय में क्या आपको भी लगता है कि कुछ सुधार की जरूरत है। शिक्षक की भी अपनी कुछ बातें होती हैं। एसएमसी बात करेगी अभिभावक से कि आपका बच्चा हमारे स्कूल में पढ़ रहा है, हम उसकी एसएमसी के
मेंबर हैं, हम चाहते हैं कि आप भी सुझाव दो, क्योंकि आपका बच्चा हमारे स्कूल आ रहा है तो आपका स्कूल कैसा होना चाहिए, क्या आपके बच्चे घर आकर कुछ बातें करते हैं? अगर आपको भी लगता है कोई इसमें सुधार करने की कोई जरूरत है तो बिल्कुल उनसे सुझाव लेने हैं। समुदाय है, समुदाय में एक छवि बनी हुई है, मास्टर के प्रति भी बनी हुई है, सरकारी स्कूल के प्रति भी बनी हुई है। बिल्कुल उनसे बात कीजिए, पंचायत से बात कीजिए, समुदाय लोगों से बात कीजिए कि आपकी सरकारी विद्यालय के प्रति क्या छवि है, आप चाहते क्या हो, इसमें क्या चेंज किया जाए, और आप इसमें हमारी मदद भी कीजिए। तो ये सारी की सारी बातें इकट्ठी करके एसएमसी विद्यालय के अंदर बैठकर एक प्लान तैयार करती है, जिसके अंदर दो मुख्य बातें और साथ में लेकर चलती हैं कि पिछले 2 सालों में हमारे विद्यालय का परिणाम कैसा रहा, क्योंकि ये शैक्षणिक के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और दूसरी हमारी छात्र संख्या कैसी रही और हमारे बच्चे किस प्रतिशतता में स्कूल आए। बच्चे स्कूल कम आ जाते हैं कई बार, तो इस बात का वो ध्यान में रखते हुए एक पूरा चार्ट आउट करती है, और उस चार्ट आउट को बना के उसकी एक प्रति स्कूल में रखती है और एक प्रति वो विभाग को भेज देते हैं, ताकि विभाग के अधिकारियों को, हमारे मंत्रालय को ये पता लगे कि हमारे स्कूल के जो अगले साल का जो प्लान बना है वो इस तरीके से है, और हमने एसएमसी का इसमें बहुत सारा योगदान है, क्योंकि अकेला टीचर कभी भी अच्छी योजना शायद नहीं बना पाता, उसको बहुत सारे साथियों की जरूरत होती है। मैं एक मोटा सा एग्जांपल लेता हूं, राजनीति पे ले लेता हूं। हरियाणा का एक मुख्यमंत्री बनता है, अगर हरियाणा के अंदर कोई योजना बनानी होती है तो मुझे नहीं लगता अकेला सीएम बना लेता होगा। वो किससे चर्चा करते हैं? वो अपने मंत्रियों से चर्चा करते हैं, वो अपने विधायकों से चर्चा करते हैं, वो पंचायतों से चर्चा करते हैं, वो गांव में प्रोग्राम होते हैं, विधायकों के होते हैं, मंत्रियों के होते हैं, छोटी छोटी फीडबैक वहां जाती है कि गांव में ये समस्या है, शहर में ये समस्या है, लोगों को ये समस्या है। वो सारी समस्याएं इकट्ठी होके उनके समाधान भी साथ में जाते हैं, अधिकारियों से भी सुझाव जाते हैं, और उन सुझावों को लेकर फिर सीएम अपने 5 साल की योजना, कोई बड़ी योजना बनानी है तो 5 साल की योजना, कोई छोटी योजना बनानी है तो 3 साल की योजना। योजनाएं 2 प्रकार की होती है, एक लॉन्ग टर्म योजनाएं होती है, एक शॉर्ट टर्म योजनाएं होती है। तो जो भी उनको लगता है कि इनसे समाज का भला हो सकता है, प्रदेश का भला हो सकता है, वो इस तरह की योजना बनाते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट करना, एडमिशन रिटेंशन, जीरो ड्रॉप आउट, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसमें एसएमसी का क्या रोल है? एसएमसी इसमें एक बहुत अच्छा रोल अदा कर सकती है। अक्सर कई बार ये होता है कि पता लगता है कि इनकी बार स्कूल में बच्चों की संख्या घट गई, उसका कारण क्या रहा, तो उसमें एसएमसी अपना क्या योगदान कर सकती है, क्योंकि एसएमसी के सदस्य गांव से ही है, बच्चों के माता पिता हैं, शिक्षाविद हैं, पंजाब के सदस्य हैं, एनजीओ के सदस्य हैं, और भी कुछ गणमान्य व्यक्ति हमने साथ में ले रखे हैं। तो एसएमसी स्कूल में जाकर पता कर सकती है कि हमारे विद्यालय में कितने प्रतिशत बच्चे आ रहे हैं, उनके अटेंडेंस कम है, क्यों है। हो सकता है कुछ बच्चे 100% पूरे साल अटेंडेंस ले रहे हो, उन बच्चों को आप सम्मानित करो। जो बच्चे कम आ रहे हैं उनके पेरेंट्स के साथ एसएमसी बातचीत करे कि ऐसा क्या कारण है कि आपका बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा, उसको उसके बारे में बताए कि शिक्षा के क्या महत्व है। गांव में सर्वे करवाएं, उससे बच्चे स्कूल में दाखिल करवाएं, अपने आस पड़ोस से करवाएं, पंचायत से मिलकर करवाएं, शिक्षाविद से मिलकर करवाएं। उन बच्चों को स्कूल में ले आने का प्रयास एसएमसी कर सकती है। इसमें मैं एक बात और कहूंगा कि कुछ बच्चे जो ड्रॉप आउट में आते हैं किसी कारण की वजह से, हो सकता है विद्यालय में स्टाफ की कमी हो सकता है विद्यालय का माहौल कुछ ठीक ना हो सकता है बच्चे के मित्र ऐसे हों जिसकी वजह से वो बच्चा स्कूल ना जा रहा हो सकता है उसके कुछ परिवार के ऐसे हालात हो कि वो बच्चा स्कूल नहीं जा पा रहा, वो बच्चा सड़क पे घूम रहा है, वो ड्रॉप आउट बच्चा है। अब उसका हम क्या कर सकते हैं? तो उसमें एसएमसी हमारी मदद कर सकती है। हम उन बच्चों को स्कूल तक ले जाने का काम करेंगे एसएमसी के साथ। एसएमसी के सदस्य उनके पेरेंट्स से मिलेंगे, उसका कारण जानेंगे कि बच्चे का कारण क्या है। क्या वो संगत की वजह से बाहर घूम रहा है? क्या उसके परिवार के हालात ही ऐसे हैं? क्या विद्यालय में टीचर की संख्या कम है? तो उस बात का निवारण करने में भी वो स्कूल मुखिया का मदद करेंगे और उस बच्चे को स्कूल तक लाने का काम करेंगे और ड्रॉप आउट को घटाने का कार्य करेंगे। नेक्स्ट करना भैया, इसे नेक्स्ट करना, नेक्स्ट, नेक्स्ट करो।
नई शिक्षा नीति में स्कूल प्रबंधन की एक भूमिका। हमारी जो सेंटर की सरकार है उसका एक ये बहुत बढ़िया कदम रहा कि पूरे भारत के अंदर नई शिक्षा नीति 2020 का आगाज किया। जो पहली शिक्षा नीति थी शायद वो उस समय के लिए अच्छी हो सकती है, परंतु इस समय के लिए जो ये नई एजुकेशन पॉलिसी है यह अति आवश्यक थी और हम इसकी पूरी प्रशंसा शिक्षा विभाग करता है, टीचर करता है, हम सब मिलकर करते हैं, क्योंकि ये जो शिक्षा है ये रोजगार युक्त शिक्षा है। इसमें बच्चे को पाबंदी नहीं है कि आपने साइंस पढ़नी है तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ना ही पड़ेगा, आपने कॉमर्स पढ़नी है, अकाउंट, ऑडिटिंग, ये सब पढ़ने पड़ेंगे। उसकी मन करता है, अगर फिजिक्स पढ़ने का मन करता है पर फिजिक्स के साथ साथ केमिस्ट्री पढ़ने का मन नहीं करता तो ना पढ़े। उसको लगता है मुझे तो है ना घड़े बनाना बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है मुझे तो बढ़ई का काम करना बड़ा अच्छा लगता है, उसको लगता है कंप्यूटर का काम मुझे बड़ा अच्छा करना लगता है, तो वो काम उस विषय पर वो अपना काम कर सकता है। बच्चा अपने रोजगार युक्त शिक्षा प्रदान करवा सकता है स्कूल के अंदर, और अध्यापक की भी एक जिम्मेवारी तय की है कि बच्चे की क्षमता को देखते हुए उसका विषय उसको उपलब्ध करवाया जाए। तो इसमें एसएमसी क्या कर सकती है नई शिक्षा नीति में, इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं। नई शिक्षा नीति में एसएमसी क्या कर सकती है? नंबर 1, एसएमसी घर घर जाकर इस शिक्षा नीति का प्रचार प्रसार कर सकती है, माता पिता को समझा सकती है यदि बच्चा नई शिक्षा नीति से पढ़ेगा तो गारंटी शुदा उसको रोजगार मिलेगा। वो साधन उपलब्ध करवा सकती है जो बच्चे को स्कूल में उपलब्ध नहीं है। एक बच्चा बड़े ही बनना चाहता है परंतु वो साधन भी स्कूल में नहीं है, वो किसी कारपेंटर से बात करेगा, उसको कहेगा कि तू 1 घंटा 2 घंटे वीकली हमारे विद्यालय में लगाया, हमारे बच्चे की इच्छा है वो ये सीखना चाहता है, तो वो स्कूल आएगा, वो सिखाएगा। ये प्रबंध किसने करवाना है? ये एसएमसी ने करवाना है। तो एसएमसी इसका प्रचार करे। एक छोटी सी बात और इसमें मैं कहने के बाद अपना स्थान लूंगा, निपुण की बात करूंगा। आज निपुण एक एजुकेशन पॉलिसी का बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसके अंदर हम प्राथमिक एजुकेशन पर काम कर रहे हैं, और हमारे मुख्यमंत्री ने ये वादा किया है कि सबसे पहले भारतवर्ष के अंदर हम अपने बच्चों को निपुण कर देंगे। 2020 में ये पॉलिसी बनी थी, हमने ये काम 2-3 साल से शुरू किया हुआ है। 1 से 3 के बच्चे लगभग हमारे निपुण होने को हैं, अब चौथी और 5वीं के लिए काम चला हुआ है। निपुण में हमारा ये वादा है कि हमने हर बच्चे को पढ़ना, लिखना, गिनती, जोड़, घटा, गुणा, वो भी समझ के साथ, ऐसे रट्टे के साथ नहीं, समझ के साथ ये करवाना। और जो पहले पैटर्न था 10+2 का पैटर्न, उसको बदल दिया गया, वो 5+3+3+4 में कर दिया गया। अलग अलग इससे इसके कर दिए गए हैं। तो इससे जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसमें निपुण के तहत आज हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे से लिख रहा है, उसको संख्या ज्ञान है, उसको जोड़, घटा, गुणा, इन सब का अच्छे से ज्ञान है। और सरकार आज भी, बल्कि मैं एक कार्यशाला से आया हूं, वो निपुण के ऊपर ही थी, तो पूरे हरियाणा में इसको एक उत्सव के साथ इस निपुण भारत को का जो प्रोग्राम है FNL का, उसको लिया जा रहा है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूं। थैंक यू। वह हमारे DSC से आए हुए असिस्टेंट डायरेक्टर मिस्टर प्रमोद जी, जिला शिक्षा अधिकारी करनाल, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी करनाल, DPC मैडम, वह सभी खंड शिक्षा अधिकारी, और आज के हमारे जो केंद्र बिंदु है हमारी SMCs के प्रधान, उप प्रधान और विभिन्न विद्यालयों से आए हुए हमारे प्रधानाचार्य, हमारे होनहार विद्यार्थी व अन्य गणमान्य व्यक्तिगण, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपके सामने स्टेम लैब्स और अटल लैब्स के विषय में जानकारी साझा करूंगा। हमारी शिक्षा नीति 2020 के अनुसार
हमारे विद्यालयों के अंदर विद्यार्थी सिर्फ एक ऐसी लर्निंग ना करें कि जिसके अंदर उनको किताबी ज्ञान दिया जाए, वो ऐसी लर्निंग आधारित हो जिसके अंदर वो खुद कुछ करके देखें। लर्निंग बाय डू इट सेल्फ। तो यहाँ जब हम लर्निंग बाय डूइंग या डू इट योरसेल्फ के मेथड पर चलते हैं तो उसी पर आधारित हमारी स्टेम लैब और अटल लैब 2 तरह की लैब्स हैं जो बिल्कुल हमारी लेटेस्ट, हमारे जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उन सभी के अंदर लगाई जाएगी। अभी हमारे पास हरियाणा सरकार की ओर से पूरे हरियाणा के 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 50 स्टेम लैब बनाई गई है। अब ये जो स्टेम लैब है एक्चुअल में ये 4 अलग अलग टॉपिक्स को कवर करती है, जिसमें पहला पार्ट साइंस, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा इंजीनियरिंग और चौथा मैथमेटिक्स। तो चारों के चारों जो हमारे मेजर टॉपिक्स हैं, मेजर विषय हैं, उन चारों टॉपिक्स को ये हमारी एक सिंगल लैब, स्टेम लैब, जो अपने आप के अंदर पूरी तरह से आधुनिक उपकरणों से लैस है। ये लैब अभी हमारे 13 डिस्ट्रिक्ट के 50 स्कूलों के अंदर बनाई गई है और करनाल जिले के अंदर इस वर्ष शिक्षा विभाग के द्वारा 3 हमारे करनाल जिले के स्कूल चुने गए, जिसके अंदर राजकीय मॉडर्न संस्कृति स्कूल घरौंडा, राजकीय मॉडर्न संस्कृति स्कूल कन्या स्कूल रेलवे रोड करनाल और इसके साथ साथ हमारा राजकीय मॉडर्न संस्कृति स्कूल तरावड़ी। 3 ऐसे विद्यालय हैं जहां शिक्षा विभाग ने इन स्टेम लैब को स्थापित किया। अब इन स्टेम लैब का उद्देश्य क्या है? यहां हमारे पास ये जो स्टेम लैब्स हैं इनका एक ही उद्देश्य है कि जो भी हमारे विद्यार्थी हैं वो विद्यार्थी सिर्फ सिंपल लर्निंग ना करें, वो विद्यार्थी एक्सपेरिमेंट्स को करके देखें। यहां हमारे पास स्टेम लैब्स और अटल लैब्स के अंदर अलग अलग तरह के रोबोटिक्स उपकरण हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार वो इसको आगे बढ़ाए। अलग अलग तरह के रोबोटिक उपकरण हैं जिसके अंदर विद्यार्थी अपने आप उन उपकरणों को जोड़कर तरह तरह के प्रोजेक्ट्स बनाता है। इन लैब्स के अंदर, सर प्लीज नेक्स्ट करें स्लाइड को। इन लैब्स के अंदर अलग अलग तरह के जो उपकरण हैं, इसमें क्लास 6वीं से लेकर 12वीं तक का विद्यार्थी छोटी छोटी किट से तरह तरह के रोबोट्स, तरह तरह के डिवाइसेस बनाता है। वो 6वीं क्लास में बनाना सीखता है। आप सोचिए जब एक 6वीं क्लास का विद्यार्थी रोबोट बनाने के ऊपर काम करेगा तो जब वो 12th क्लास तक आएगा तो वो अपनी उस कला के अंदर कितना निपुण होगा। इन लैब्स के अंदर टीचर सिर्फ सिखाता नहीं है, वो बच्चे के साथ मिलकर एक्सपेरिमेंट करता है। तो वहां टीचर और अध्यापक दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो वहां उनके बीच में जो रिश्ता है वो और ज्यादा गहरा होगा और आपस में जो तालमेल है वो और ज्यादा बढ़ेगा। इस तरह की जो लैब है वो एक नवाचार को आगे बढ़ाती है कि जो भी हमारे स्कूल है, जो भी हमारे विद्यार्थी है, वो अपने आप को किसी भी कार्य में पीछे ना समझे, वो नई नई टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ेंगे। तो यहाँ हमारे पास इस स्टेम लैब्स का छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसमें छात्रों का कौशल विकास होगा, उनमें रुचि और प्रेरणा, यानी जब हम किसी भी क्लास के अंदर बच्चे को पढ़ाते हैं तो वो बच्चा अगर सिर्फ सुनता है तो उतनी अच्छी लर्निंग नहीं कर पाता, लेकिन जब वो खुद उसको करके देखता है तो वहां उसकी लर्निंग, उसका इंटरेस्ट दोनों डेवलप होते हैं। इसके साथ साथ उसका जो कॉन्फिडेंस है वो भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। नेक्स्ट सर प्लीज। हमारी ये जो स्टेम लैब्स है, इन लैब्स के अंदर हमने जो टीचर अपॉइंट किए हैं वो पूरी तरह से प्रशिक्षित है, वो पूरी तरह से अपने कार्य के अंदर निपुण है और वो विद्यार्थियों को अच्छे से सारे के सारे एक्सपेरिमेंट करते भी हैं उनके साथ और उनसे करवाकर भी देखते हैं। तो मैं चाहूंगा कि इसको नेक्स्ट करें, कुछ झलकियां हमारी लैब्स की दिखाएं। तो ये अलग अलग तरह के उपकरण हैं, जैसे यहां हमारे पास बच्चों के द्वारा बनाए हुए कुछ मॉडल्स हैं। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट वन। तो जब भी विद्यार्थी इस तरह के एक्सपेरिमेंट करता है तो जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को वो हल करने की कोशिश खुद करेगा, उसका हल ढूंढने की कोशिश खुद करेगा। जब आपने उसके सामने किट रख दी और आपने उसको कहा कि आपने डिवाइस बनाना है, तो उस डिवाइस बनाने के अंदर उसको कुछ कठिनाइयां भी आएंगी, उसको कुछ समस्याएं भी आएंगी। वो अपने फ्रेंड्स के साथ उसको डिस्कस करेगा, अपने टीचर्स के साथ उसको डिस्कस करेगा और धीरे धीरे वो समस्या का समाधान अपने आप कर लेता है। तो
तो इस तरह का जो कौशल है जब विद्यार्थी के अंदर आएगा तो अपने आप उस विद्यार्थी का जो कॉन्फिडेंस है वो अपने आप बढ़ेगा। तो यहाँ हमारे जो विद्यार्थी है स्टेम लैब के समर कैंप के अंदर उन्होंने अलग अलग तरह के मॉडल्स बनाए, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, जिसकी कुछ झलकियां आपके सामने है। नेक्स्ट पर प्लीज। तो इसके अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ विद्यार्थी ही पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें टीचर भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके उपकरणों के अंदर एक उपकरण है 3D प्रिंटर, जो हमारी अटल लैब में भी है, हमारी स्टेम लैब के अंदर भी है। आपने मार्केट के अंदर छोटे छोटे 3D टॉयज देखे हैं, जो कोई प्लास्टिक का बना हुआ है, कोई दूसरे मटेरियल का बना हुआ है, जो 3D टॉयज है, या कोई मूर्ति है। हमारे बच्चे वो प्राइवेट स्कूल के अंदर ऐसी लैब नहीं होगी जैसी स्टेम लैब शिक्षा विभाग के द्वारा हमारे सरकारी स्कूलों के अंदर स्थापित की गई है। तो ये हमारे बच्चों का सौभाग्य है कि वो इस तरह की लैब्स के अंदर इन उपकरणों के साथ काम कर रहे हैं। तो यहाँ बच्चों ने अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स बनाए, अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स के नाम किस तरह से उन्होंने बनाए हैं, और उन प्रोजेक्ट्स को उन्होंने बाहर अपनी एक स्टॉल लगाकर प्रदर्शित भी किया है आप सभी के सामने। मैं चाहूंगा कि अगर आपने वो स्टॉल नहीं देखी तो वो स्टॉल जरूर देखें कि हमारे उन बच्चों ने किस तरह से अपने वो सारे उपकरण बनाए हैं। हमारे बीच माननीय विधायक गरोडा जी गरोडा विधायक माननीय हरविंदर जी भी पहुंच चुके हैं, उनका स्वागत, अभिनंदन। नेक्स्ट सर प्लीज। नेक्स्ट 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 वन। अब यहां एक वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड का आयोजन किया गया। वर्ल्ड रोबोटिक ओलंपियाड अपने आप में एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें पूरे विश्व के बच्चे भाग लेते हैं, और सिर्फ शिक्षा विभाग के द्वारा स्थापित की गई ये जो हमारी स्टेम लैब है, इस स्टेम लैब की वजह से ही हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे पूरे वर्ल्ड के उस प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना नाम दर्शा पाए। तो मैं इसके लिए भी शिक्षा विभाग का आभारी रहूंगा, हरियाणा सरकार का आभारी रहूंगा कि उन्होंने हमारे इन बच्चों को ऐसा मौका दिया कि वो विश्व पर अपने टैलेंट को दर्शा सके। नेक्स्ट प्लीज। इसके साथ साथ हमारे जो स्कूल्स हैं उसमें स्टेम लैब के साथ साथ अटल लैब भी स्थापित की गई है। अटल लैब एक सेंटर का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमारी भारत सरकार उन्हीं विषयों पर काम करती है जिस पर हमारी स्टेम लैब का काम हुआ था। अटल लैब के अंदर भी वही सारे डिवाइसेस हैं जो हम स्टेम लैब के अंदर कराते हैं, लेकिन ये एक सेंटर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है जो करनाल जिले के अंदर इस समय 6 स्कूल्स के अंदर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे हरियाणा विद्यालय बोर्ड का एक स्कूल है, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल बादशो, जहां पर हमारी अटल टिंकरिंग लैब बनाई गई है। इन लैब्स को स्थापित करने का, चाहे वो स्टेम लैब है चाहे वो अटल टिंकरिंग लैब है, इनका एक ही उद्देश्य है कि बच्चा अपने आप एक्सपेरिमेंट करके देखे, बच्चा अपने आप वो सारे रोबोटिक्स जो भी उसको उपकरण दिए गए हैं उनको असेंबल करके देखे, वो अपने आप देखे कि किस तरह से एक रोबोट बनाया जाता है, किस तरह से वो रोबोट काम करता है। तो मैं चाहूंगा कि इनको नेक्स्ट करें और लास्ट में एक वीडियो दिखाएं, समय का अभाव है। तो हमारी जो शिक्षा विभाग ने स्टेम लैब बनाई है उसका एक वीडियो लास्ट में दिखाएं। प्लीज सर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लागू होना शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य है। 21वीं सदी के कौशलों को विद्यार्थियों तक पहुंचाने में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स यानी स्टेम सबसे महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में नीति आयोग द्वारा स्थापित अटल टिंकरिंग लैब्स महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। वर्तमान में हरियाणा राज्य में ऐसे 76 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है जो विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशल जैसे 3D प्रिंटिंग, ड्रोन तकनीक, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तथा ब्लॉकचेन मैनेजमेंट आदि को बढ़ावा देने का कार्य करेंगी। हरियाणा की एजुकेशन पॉलिसी में हो रहे बदलावों की चमक साफ दिखाई दे रही है। टेक्नोलॉजी से बात करते बच्चे हरियाणा का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे, ये मेरा विश्वास। स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा की जमकर है तैयारी। सरकार ने कदम उठा लिया, अब आपकी है बारी।
तो इस तरह की लैब्स हमारे जिले के अंदर, हमारे राज्य के अंदर और भी स्थापित होनी चाहिए। इसके लिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह करूंगा कि इस तरह की लैब्स हमारे जिले में और हमारे राज्य में और स्थापित कराई जाए, ताकि हमारे जो बच्चे हैं वो इसका लाभ ले सके। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद दीपक वर्मा जी, DSS करनाल, जिन्होंने अटल खंडों में खंड परियोजना समन्वयक कार्यालय को और जो खंड हमारे परियोजना समन्वयक कार्यालय है, अलग अलग विद्यालयों को इस बजट को अलॉट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जितना भी पैसा हमारी राज्य सरकार के पास आ रहा है वो किसी एक ही काम में खत्म हो जाए। तो उसके लिए अलग अलग हमारी 3 निधियां जो है निर्धारित की गई हैं, जिसमें निर्माण कार्य पर 33% और जो इस कार्य के लिए सभी प्रबंधन की आवश्यकता होती है उस पर 6% तथा जो शैक्षिक कार्य होते हैं उस पर 61% जो है इस राशि का जो है भुगतान किया जाता है, खर्च किया जाता है। अब थोड़ी बहुत मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि कौन कौन सी जो हमारे विद्यालयों को ग्रांट्स मुख्य तौर पर मोटे तौर पर दी जाती है। वैसे तो लगभग 50 ग्रांट्स होती हैं, लेकिन कुछ मैंने यहाँ पर आपके लिए दिखाई हैं। जैसे सबसे पहले जो ट्रेनिंग ऑफ SNCs होती है, जिसके तहत ये काम किया जा रहा है, जो ये प्रोग्राम रखा गया है, और ये पर क्वार्टर जो है 750 रुपये पर SNC इसका खर्च निर्धारित किया गया है। रीडिंग प्रमोशन वीक 1800 रुपये पर स्कूल, इको क्लब अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग, ट्रेनिंग ऑफ स्कूल्स के लिए 3000 रुपये, और एक मुख्य ग्रांट जो हमारी आती है सभी स्कूल्स के लिए, स्कूल ग्रांट, जो कि हमारे छात्र संख्या के आधार पर होती है। इसके अतिरिक्त एक्टिविटीज होती हैं साइंस एंड मैथ लर्निंग्स को सपोर्ट करने के लिए, एक क्लस्टर जिसके तहत बहुत सारे विद्यालय अब होते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए ग्रांट, उसकी TLM के लिए, मीटिंग के लिए, कंटिजेंसी के लिए, एडोलेसेंस प्रोग्राम फॉर गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए आदि। अब मैं बात कर रहा हूँ मुख्य तौर पर स्कूल ग्रांट की, तो ये छात्र संख्या के आधार पर होती है। जैसे जिस विद्यालय में 1 से 30 छात्र हैं वहां पर कुल राशि 10,000 रुपये, 31 से 100 में 25,000 रुपये, 101 से 250 में 50,000 रुपये, और 251 से 1,000 जहां पर छात्र संख्या वहां पर 75,000, और 1,000 से ऊपर 1,00,000 रुपये प्रति स्कूल प्रति वर्ष जो है दिए जाते हैं, जो कि 3 प्रकार के कार्यों के लिए खर्च किए जाते हैं। सबसे पहला स्वच्छता कार्य योजना, जिसमें 10% आती है, जिसमें जो हमारे वहाँ पर शौचालय हैं या जो पीने का पानी है वहाँ पर जो है हैंड वॉश की फैसिलिटी अवेलेबल हो, शौचालय को साफ करने के लिए जो सामान की आवश्यकता होती है वो हो। इसके अतिरिक्त शिक्षण सहायक सामग्री में 20%, जो आप बाहर अभी हमने देखा भी निपुण की स्टॉल्स लगी हैं उनके लिए जो पैसे की आवश्यकता है वो यहाँ से पूरी की जाती है। और अन्य कार्य में 70%। अब ये अन्य कार्य बहुत बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इसी में ही जो पहले हमारी मेंटेनेंस ग्रांट आती थी वो क्लब कर दी गई है। जैसे गैर क्रियाशील उपकरणों की मरम्मत करना, स्कूल की उपभोज्य वस्तुओं की खरीद करना, पानी बिजली इंटरनेट के बिल, स्कूल प्रांगण और भवन छत एवं चारदीवारी का रखरखाव करना, शौचालयों की मरम्मत करना या वृक्षारोपण करना, या वार्षिक बैठकों के लिए भी जो पैसों की आवश्यकता हमें होती है वो सारी की सारी यहीं से ही उसकी पूर्ति की जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें संरचना की, तो जैसा कि हमें पता है कि 2 वर्ग की एक साझी सभा होती है और एक निर्माण प्रबंधन समिति होती है हमारी। अब इन विद्यालय जो प्रबंधन हमारी समिति है, इसकी बजट में भूमिका कैसे हम निर्धारित करें, तो सबसे पहले SNC के विभिन्न कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य होता है विद्यालय का विकास योजना एक खाका तैयार करना, जो कि शैक्षणिक सत्र को प्रारंभ करने से पूर्व तैयार कर लिया जाता है और जो हमारी SNC को बताकर विद्यालय की तरफ से हस्ताक्षरों उपरांत जो उच्च कार्यालय होते हैं, DPC कार्यालय होता है, उसमें भेजा जाता है, जहां पर एक अगले सत्र के लिए उससे लगभग 3 माह पूर्व ही एक प्लानिंग कर ली जाती है कि अगले सत्र में हम क्या करने वाले हैं, और इसके आधार पर ही सरकार से बजट के रूप में मांग की जाती है। और इस बात का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है कि उतनी ही राशि की मांग की जाए जितनी उस वित्त वर्ष में हम खर्च कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ भी हमने मांग लिया और हम उस साल में उसको खर्च ना कर पाए। तो अगर इसके बाद हम बात करते हैं विद्यालय भवन निर्माण समिति, जो एक महत्वपूर्ण अंग है। अब ये कार्य क्या क्या करती है, जैसे विद्यालय में पीने का पानी की आवश्यकता है, भवन की मरम्मत की आवश्यकता है, चारदीवारी का निर्माण करवाना है, या 1 या 2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष की हमें आवश्यकता है, मुखिया का कक्ष हो गया, शौचालय का निर्माण हो गया, या अन्य भवन से संबंधित
कार्य जो है उसके लिए विद्यालय प्रबंधन समिति की एक उप समिति होती है, वो विद्यालय भवन निर्माण समिति कहलाती है। तो इसमें जो एसएमसी का उप प्रधान एक सदस्य होता है, विद्यालय का मुखिया सचिव और 3 सदस्य होते हैं, और इनका एक अलग सा जो है रजिस्टर होता है जिसमें इसकी कार्रवाई को मेंटेन करना होता है। और आप सभी को ये मालूम होगा कि 5 से 25 लाख रुपए तक के कार्य जो है उसका प्रावधान विद्यालय में स्कूल के द्वारा एसएमसी के थ्रू ही हम करवा सकते हैं, और 25 लाख से ऊपर के जो पैसे होते हैं उसके लिए जो हमारा हेड ऑफिस है वहां से टेंडर लगता है। अब जो 25 लाख रुपए तक के कार्रवाई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हैं उसके लिए हमें नक्शा निर्धारित होता है, हमारा हरियाणा शेड्यूल ऑफ रेट्स के अनुसार उसका एक विवरण वर्क एस्टिमेट तैयार करते हैं, और उसके पश्चात मजदूरी एवं सामग्री जैसे रेती है, सीमेंट है, ईंट है, बजरी है, लोहा है, इसके अनुमानित लागत का अनुमान लगाकर हम उस सारे एस्टिमेट को जिला स्तर पर जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालय में एसडी के पास भेज देते हैं, जो कि आगे हमारे जो पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट है उसको आगे भेज देता है, और वहां से वेरिफिकेशन के बाद इस कार्य को वापस स्कूल में विद अप्रूवल कार्य करने के लिए दे दिया जाता है। अब विद्यालय प्रबंधन समिति के कुछ और भी कार्य है, जैसे कक्षा पर शौचालय सुविधाओं के स्थान का चयन कराना, इकरारनामा तैयार करना, भाई राजमिस्त्री जो है उससे हमने कैसे किस रेट पे काम करवाना है, और निर्माण सामग्री की खरीदारी कैसे करनी है, उसके लिए किसी मंजूरी लेने की एसएलसी को किसी से मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होती। इसमें जो मुख्य तौर पे खास तौर पे ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि हमें बढ़िया क्वालिटी का सामान खरीदना है, और 500 रुपए से ऊपर की किसी भी चीज के लिए कोटेशन की कम से कम 3 कोटेशन की आवश्यकता होती है, और इन कोटेशंस पे सभी एसएलसी के सदस्यों के हस्ताक्षर भी होते हैं, और जिसने सबसे कम कोटेशन पे हमें दे रखा होता है उसे हम वर्क ऑर्डर प्लेस करते हैं। इसके अतिरिक्त बढ़िया मिस्त्री और होशियार मजदूर भी कोई काम पे लगाना होता है, और स्कूल में कमरे बन रहे हैं तो उसकी छत पर शटरिंग और सरिया डालने पर सबसे पहले जेई से चेक करवाना होता है। जेई की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अगर जेई वहां पर नहीं है तो वो हमें नहीं करवाना चाहिए, तो जेई को जरूर उस टाइम वहां पर उपस्थित होना चाहिए, और स्पेसिफिकेशंस के अनुसार ही जो है काम किया जाना चाहिए। अब विद्यालय प्रबंधन समिति की व्यय योजना में क्या भूमिका, तो योजना एक महत्वपूर्ण कार्य है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कम से कम 3 महीने पूर्व ही विद्यालय की एक योजना बनाई जाती है। अब इसमें मुख्य तौर पर शिक्षा की गुणवत्ता, शिक्षकों का प्रशिक्षण, शिक्षा सामग्री में सुधार आदि का मुख्य ध्यान रखना चाहिए। विद्यालय की आवश्यकताओं को समझना इसमें बहुत आवश्यक है कि विद्यालय की आवश्यकताओं को समझते हुए ही जो है हम कोई विकास योजना तैयार करें, और खरीद के अंतर्गत ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि ग्रांट का जो कोई भी हमें किसी तरह से ग्रांट मिली हो, चाहे वो सरकार से मिली हो या राशि जो है उसको कहाँ और कैसे उपयोग में लाना है, इसकी एक विद्यालय प्रबंधन समिति की सभा बुलाकर एक मत होते हुए रजिस्टर में कार्य करते हुए ही खरीद की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि जो जहाँ से भी हम बिल ले रहे हैं वहाँ पर जीएसटी के बिल अवश्य हों, और कोटेशंस जरूर लिए जाए। लेने के बाद जो सामान आया है वो स्टॉक रजिस्टर में एंटर किया जाए, और दुकानदार का भुगतान डायरेक्ट उसके खाते में ही किया जाए। इसके लिए नया एक पोर्टल, स्क्वायर अप पोर्टल शुरू कर दिया गया है, जिससे हमारे कागज की बचत हुई है, समय की बचत हुई है, और बहुत तेजी से जो पैसा है जो हमारा वेंडर होता है उसके खाते में चला जाता है। तो आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर सचिन जी। बहन सीमा त्रिखा जी और उनके साथ मंचासीन हमारे रोंडा के विधायक माननीय रविंद्र कल्याण जी, हमारी मेयर रेणु बाला जी, और हमारे प्रदेश जिला ब्लॉक स्तर के सभी शिक्षा के क्षेत्र से आए सभी अधिकारीगण, और मेरे सामने बैठे सभी सीएमसी के अधिकारी, सभी प्रिंसिपल साहबान और स्कूलों से आए सभी प्यारे प्यारे बच्चे, पत्रकार छाया साथियों, आज मुझे इस मंच से बोलने का मौका दिया गया, इसके लिए मैं शिक्षा मंत्री का और प्रोग्राम के आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं पहली बार हमारी शिक्षा मंत्री श्रीमती रेखा जी हमारे जिले में आई है, हम सभी का शिक्षा क्षेत्र में मार्गदर्शन करने के लिए, तो मैं यहाँ तक पहुँचने पर अपनी ओर से सभी करनाल वासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और मैं जो मेरे सामने बैठे हैं सभी का भी अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जैसे आज एसएमसी की ट्रेनिंग और कॉन्फ्रेंस का ये प्रोग्राम है, तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से धर्मपाल जी ने एसएमसी का गठन किस प्रकार होता है
उनके क्या काम होते हैं, किस प्रकार से वो एक्सपेंडिचर खर्च कर सकते हैं, उसके बारे में विस्तार से चर्चा करी। मैं समझता हूँ इस प्रकार के प्रोग्राम से जो हमारे सामने एसएमसी के सभी अधिकारी बैठे हैं उनको, इससे इस प्रकार के प्रयोगों से उनका ज्ञानवर्धन होगा और जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो आगे अहम भूमिका कामों में निभा पाएंगे। इसी प्रकार से जैसे लैब्स की यहाँ पर चर्चा की गई, स्टेम लैब के बारे में बताया गया, अटल लैब के बारे में बताया। मैं समझता हूँ उस प्रकार के जो प्रोग्राम है जब हम पढ़ते हैं तो उस प्रकार देखेगा आज शिक्षा के क्षेत्र में कितना बदलाव आया है। आज लैब की बात हो रही है, एसएमसी की बात हो रही है। अगर हम आज से 40-50 साल पहले की बात करें इस प्रकार का कोई प्रोग्राम नजर नहीं आता था, परंतु आप देखेगा चाहे वो सेंटर की सरकार है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, चाहे हमारे प्रदेश की सरकार है माननीय नायब सिंह के नेतृत्व में, और जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं उनके मार्गदर्शन में जो भी कितना मतलब बड़ा बदलाव आज हरियाणा में शिक्षा के क्षेत्र में आया। तो मैं अभी बाहर जो है प्रदर्शनी लग रही थी, बच्चों के द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई थी, तो हमारी शिक्षा मंत्री ने मतलब बड़ी रुचि लेकर के उन पर उसको बड़ी अवलोकन किया और बच्चों से कई प्रश्न पूछे, बच्चों ने कई प्रश्न भी बताए। तो एक दृष्टांत तो वहां पर देखने को मिला, बहुत ही सभी उसकी तारीफ करेंगे। अब मुझे नहीं पता वो बच्चा जो है उसका ट्रेनिंग क्षेत्र क्या था, किसमें काम करता, परंतु जो उसने बच्चे ने बताया शिक्षा मंत्री को, हमारी मध्विका जी को, वो इस प्रकार की ट्रेनिंग थी जैसे वो एक दिन ट्रेन में यात्रा कर रहा था, तो बड़ी भीड़ थी उसमें, तो उसने देखा भीड़ में एक लेडीज उसके बच्चे साथ में, तो उसको अचानक जो उसको दौरा पड़ गया और वो बेहोश हो गई, तो लग रहा था कि उसकी डेथ हो गई है। तो वो मुझे लगता था उस फील्ड में उसको ट्रेनिंग स्कूल में दी जाती होगी, तो उस बच्चे ने उस भीड़ से निकल करके उसके पास गया और उसको जैसे उसने अपने जैसे उसको ट्रेनिंग दे दी थी उसको पंप रैमिंग उसको पंप किया गया उसके सांसों को, तो बच्चा ही बता रहा था अभी 2 मिनट के बाद वो लेडी खड़ी हो गई, उसको मतलब उसकी जान बच गई। मतलब इस प्रकार की ट्रेनिंग आज बच्चों को दी जा रही है, तो मैं कहता हूँ ये कि कमाल की बात है। ये हमारे जो सरकार है हरियाणा की, हमारी शिक्षा मंत्री हैं, ये हमारे मुख्यमंत्री, कमाल की बात है। अभी पत्रकार पूछ रहे थे हमारे शिक्षा मंत्री से, मैडम जी आज प्राइवेट स्कूलों में काफी बच्चे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ इस प्रकार की जो सुविधा हरियाणा के स्कूलों में, मैं तो नहीं कह सकता भी लोग प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे, मैं तो ये कह सकता हूँ इस प्रकार की सुविधा जो है, चाहे वो सीएमसी की है चाहे वो लैब्स की है, इस प्रकार की सुविधा अगर स्कूलों में गवर्नमेंट स्कूलों में होगी तो मैं समझता हूँ प्राइवेट स्कूलों में जाने के बजाय प्राइवेट स्कूलों से हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में बच्चे आएंगे। और मैं भी मैडम जी कह रही थी कई स्कूलों को उदाहरण दिया, कई जिलों को उदाहरण दिया, कहीं पर हमारे स्कूलों में 8% बच्चों की बढ़ोतरी है, कहीं पर 7% की बढ़ोतरी है। ये उसी का कमाल है जो हमारी हरियाणा की नई शिक्षा नीति है। तो मैं ज्यादा न कहता हूँ, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। मैं कई बार स्कूलों में चला जाता हूँ, मैं बचपन से मेरा ग्रामर जो होता है ना इंग्लिश का ग्रामर या हिंदी ग्रामर, उसका एक थोड़ा मेरा टेक्स्ट बैक रहा है। तो अभी ठीक है, आज वो जो ग्रामर होती थी हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन का काम किया जाता, सब्जेक्ट भी होता था, एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछते थे, एक स्पेशल होता था सेंटेंस फॉर्मेशन का। तो हो सकता है आज वो बंद हो गया। मैं समझता हूँ उसको पुनः उसको चलाने की जरूरत है। मैं सभी जो एसएमसी के जो आ रहे अधिकारी का उनसे एक निवेदन करूंगा, अपने स्कूल में जा करके आपने 2 प्रश्न पूछने, एक तो प्रश्न पूछना इंग्लिश में और वो भी उस सीनियर क्लास उससे पूछना है, 12वीं या तो 12वीं में प्रश्न क्या पूछना है। एक तो इंग्लिश में वह जाता है और मैं जाता हूँ, इसकी इंग्लिश पूछ के फिर देखना और उसका डिफरेंस बताइए, एक पूछना है। तो मैं अभी एक स्कूल में गया था +2 के, तो 2 बच्चे ही +2 के बता पाए। तो आज इससे अंदाजा लगा ले, ठीक है अब सिलेबस बदल गया, एडवांस है, कंप्यूटर का जमाना है, परंतु मैं चाहता हूँ 12वीं के बच्चे को तो कम से कम मैं जाता हूँ आई दो बह जाती है सी दो उसका पता होना चाहिए और उसका डिफरेंस बताना भी, उसको वहां गोल क्यों लगे और उसका गोल क्यों लगे, ठीक है। एक बात। दूसरा इसी प्रकार से हिंदी का भी ग्रामर का हमें पूरा ज्ञान होना चाहिए, स्वरों का, व्यंजनों का, स्वर विशेषण पूरा उसमें होना चाहिए। तीसरा मेरा एक सुझाव है, एसएमसी के जो अधिकारीगण है, जैसे आप बहुत काम करते हैं, शिक्षा को बढ़ाने में काम करते हैं, बिल्डिंग का आप देखते हैं, स्वच्छता आप देखते हैं, तो वहां पे हैंडराइटिंग जो बच्चों की हिंदी की हैंडराइटिंग है
या इंग्लिश की हैंडराइटिंग है, इसका भी थोड़ा विशेष ध्यान रखें। मतलब इसका भी अगर लगता है कि थोड़ा बहुत आप, वैसे तो मुझे नहीं लगता जिस प्रकार से हमारी आज शिक्षा नीति काम कर रही है, हमारे टीचर काम कर रहे हैं, नई नई योजनाएं आ रही हैं, बच्चों को सुविधाएं दे रही है, भी कहीं ऐसा होगा। परंतु मुझे कहीं ना कहीं महसूस होता है भाई हमारा जो ये इंग्लिश का और हिंदी का जो हमारा हैंडराइटिंग वाला मामला है, थोड़ी ये बड़ा प्रभावशाली होना चाहिए। इंग्लिश की हैंडराइटिंग प्रभावशाली हो, हिंदी की प्रभावशाली हो, इसकी तरफ अगर विशेष ध्यान देंगे, मैं समझता हूँ हमारा जो शिक्षा का ये कार्यक्रम है इनमें और ज्यादा गुणवत्ता आएगी। तो मैं ज्यादा न कहता हूँ, मुझे पुनः यहाँ पर बुलाया गया तो मैं धन्यवाद करता हूँ योजकों का और अपने शिक्षा मंत्री का। और शिक्षा मंत्री जी पहली बार जिला में आई है हमारे यहाँ हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए, और वो हमारा कितना प्यार देती है, हमारे कितनी इज्जत देती है। देखिएगा मेरा ये सौभाग्य है, मैंने शिक्षा मंत्री के साथ जब वो विधायिका थी तो उनके साथ वो हमारी एक विधानसभा की कमेटी है उसकी अध्यक्ष होती थी, कितना वो हमारी इज्जत करती थी, कितना प्यार देती थी, किस प्रकार से जो कमेटी के कार्य उनको कार्यान्वित करने में काम करती थी। तो ये मैं उन्हें उनका यहाँ आइए धन्यवाद करता हूँ और नायब सैनी जी का भी धन्यवाद करता हूँ। इतनी मेहनती मतलब विदुषी मेहनती और उनको अपने कैबिनेट में शिक्षा मंत्री बनाया, तो मैं इसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद। जय सब जितने प्रोग्राम हमारे एसएमसी के हुए हैं मैं सारे प्रोग्राम में साथ चल रहा हूँ। तो कैथल के प्रोग्राम में भी मैडम बिल्कुल एक अध्यापिका की तरह मंच के ऊपर बातचीत कर रही थी। अच्छा कश्यप सर, मैं आपको भी कहूंगा, आप में भी मुझे लगा एक अध्यापक की झलक आई हमें। अभी जिस तरीके से आपने एसएनसी के लोगों से बातचीत की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक अध्यापक की झलक है। एक चीज आप लोगों को, एसएनसी के लोगों को बताना चाहूंगा, एसएनसी के जो प्रस्तुतियां यहाँ हुई हैं, और क्या आपको अंदाजा है आपका राज्य पूरे भारत में किस स्थान पे होगा? मोटा सा अंदाजा, पढ़ाई के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले। मैं 3 चीजें बताता हूं। भारत सरकार स्कूल शिक्षा विभाग की हेल्थ को नापने के लिए 3 रिपोर्टें मांगती है। एक तो जी हमारी सेकी की रिपोर्ट है, स्टेट क्वालिटी इंडेक्स की रिपोर्ट है, जो नीति आयोग तैयार करता है। नीति आयोग साल में हम लोगों को बताता है, भाई तुम लोग यहां खड़े, तो हम लोग जब सेकी की रिपोर्ट आनी होती है बड़े डरे हुए होते हैं। तो एक तो सेकी की रिपोर्ट है, सारी स्टेटों की रिपोर्ट आती है। एक रिपोर्ट है पीजीआई, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडिकेटर की, ये भी एक हमारी रिपोर्ट है जो पूरी नेशनल रिपोर्ट सबकी बताते हैं। हरियाणा इस स्थान पे है, महाराष्ट्र इस स्थान पे है, छोटे राज्य बड़े राज्य। एक हमारी होती है नेस की रिपोर्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, जो हमारी एनसीईआरटी कराती है। तो ये जो 2 रिपोर्टें हैं वो सरकारी के भी, प्राइवेट के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रेडिंग करती है, और जो नेस की रिपोर्ट है वो एकेडमिक हेल्थ की चर्चा करती है। तो 3 रिपोर्टें तो ये है। तो आप में से किसी को आइडिया है? एसएमसी मेंबर, प्रिंसिपल नहीं, हरियाणा कौन से नंबर पे होगा? मोटा सा अंदाजा लगाइए पूरे भारत में। चलिए तब तक आप सोचते रहिए, मैं आपको तब तक एक चीज और बताता हूं। हाल ही में 10वीं का और 12वीं का रिजल्ट आया है। हाल ही में जो लेटेस्ट जो हमारा रिजल्ट आया है, +2 में, ध्यान से सुनिए मेरी बात, +2 में जो 1,05,000 बच्चा आपका पास हुआ है, ये मैं जब कश्यप जी बोल रहे थे मैं उस समय मैंने लिखा है। कश्यप जी ने शुरुआत में चीज आरंभ की, पहले ऐसी योजनाएं नहीं थी। बिल्कुल ठीक बात है, जब मैं स्कूल में था सरकार के स्कूलों की स्थिति मतलब बहुत कमजोर होती थी। वो किसी ने कहा है कि पहले क्या था, स्कूल कच्चे थे, मास्टर पक्के थे और बच्चे सच्चे थे। तो उसमें स्कूल कच्चे थे, मास्टर पक्के थे। तो जब कश्यप जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया कि जो आपके 1,05,000 बच्चे पास हुए हैं श्रीमान, 85% बच्चे 60% से ज्यादा नंबर लेके पास हुए हैं। इसको क्वालिटी बोलते हैं। फिर बोलाता हूं, देखिए पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है, 33% नंबर लेने वाले सारे बच्चे पास हो। एक क्लास का मान लीजिए मैं टीचर हूं और एक क्लास के टीचर कुलदीप सर है, तो कुलदीप सर के पास 100 बच्चे हैं। कुलदीप सर के या मेरे 100 के 100 बच्चे 33% नंबर लेके पास हुए कश्यप साहब, तो मेरा रिजल्ट कितना हुआ? 100%। बट कुलदीप सर के 100 में से अगर 20 बच्चे फेल हो गए बट 80 बच्चे अगर मेरिट से पास हुए तो कौन बढ़िया है? कुलदीप सर। तो पास होना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके राज्य की देखिए कैसे वातावरण बदलता है, मैं इसलिए बता रहा हूं।
85% बच्चे आपके 60% से ज्यादा नंबर लेके पास हुए और टोटल का 28% बच्चे 80% से ज्यादा नंबर लेके पास हुए। कितनी शानदार स्थिति है। अगर मैं 10वीं की बात करूं तो 10वीं की भी देख लीजिए आप। 10वीं में जो 1,49,000 बच्चा इस साल पास हुआ है, उसमें से 84% बच्चा 60% से ज्यादा नंबर लेके पास हुआ है और जो 24% बच्चा है वो 24% बच्चा आपका 80% से ज्यादा नंबर लेके। इसका इंपैक्ट बताता हूं क्या होगा। एसएमसी के प्रधानों को बताऊंगा असर क्या होगा, मैं बताता हूं। असर ये हुआ, देखिए कोविड के दौरान पूरे देश में स्कूल बंद हुए तो माता पिता को ये लगा कि प्राइवेट बंद स्कूल की फीस हम क्यों दें। तो उन्होंने क्या किया, माता पिता है, समाज है वो भी, मैं इसको चालाकी नहीं कहूंगा, उन्होंने पूरे प्राइवेट स्कूलों से बच्चे निकाल के पूरे इंडिया में उनकी पार्किंग सरकारी स्कूलों में कर दी। हम बड़े खुश हुए। दिल्ली वाले जो हमारे पड़ोसी हैं वो भी खुश हुए कि मेरे 4 लाख बच्चे बढ़े गए। हमने कहा जी 2.5 लाख तो हमारे भी बढ़े। हम बड़े खुश हुए। लेकिन जैसे ही कोविड खत्म हुआ, वो जो टेम्परेरी पार्किंग की हुई थी वो उन्होंने अपनी निकाली और प्राइवेट में डाल दी। तो झटका लगा सीधे 2.5 लाख इनरोलमेंट का। अब कहने को प्रेस मीडिया कहेगी स्कूलों की इनरोलमेंट 2.5 लाख घट गई। हमने कहा नहीं घटे नहीं, हमारी वापस आ गई, हमें पता था। बट इस रिजल्ट का नतीजा, ये स्टेम लैब का नतीजा, सुपर 100 कार्यक्रम का नतीजा, सुपर 100 कार्यक्रम जिसमें इंदा चोई के एक बहुत ही गरीब परिवार की बेटी का न केवल सरकारी कार्यक्रम सुपर 100 की बदौलत कश्यप साहब आईआईटी बॉम्बे में दाखिला होता है, बल्कि वो लड़की माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट पाती है। ये अचीवमेंट है, ये सक्सेस स्टोरी है। मैं 1 मिनट होता रोक नहीं पा रहा हूं। जब नगर मेडिकल कॉलेज बना 12-13 के आसपास की बात है, तो वो उस समय मेवात में इनरोलमेंट राइट चल रहा था। तो जब नगर मेडिकल कॉलेज बना तो मेरी वहां बात हुई मेवात में, तो मैंने कहा आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो मेवात हमें पता है क्या, बोले हमारे लिए थोड़ा बन रहा है। मैंने कहा क्यों, बोले तो तुम्हारे लिए बन रहा है, तुम्हारे बच्चे यहाँ के नगर मेडिकल कॉलेज में पढ़ेंगे, तुम्हारे बच्चे एमबीबीएस करेंगे। अब मैं बताता हूँ आपको, सुपर 100 की बदौलत नू की, मेवों की, सरकारी स्कूल की पढ़ी हुई लड़की नगर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस कर रही है। ये सक्सेस स्टोरी है, ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये क्यों हो रहा है, ये आप लोगों की बदौलत है, एसएमसी की बदौलत हो रहा है। 7.7% इनरोलमेंट। कश्यप साहब, ये जो रिजल्ट है इसकी बदौलत बता रहा हूं। आप ठीक है, एक विचार है कि सरकारी स्कूलों से बच्चा प्राइवेट में जा रहा है, लेकिन आपकी स्टेट में, मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूं सर, अभी मैं डिस्प्ले कर सकता हूं डिस्ट्रिक्ट वाइज आंकड़ा। आपकी स्टेट में इस वर्ष गुड़गांव में 7.7% बच्चा इंक्रीज हुआ है, पंचकुला में 7.7% बच्चा इंक्रीज हुआ है, 6% बच्चा पड़ोसी पानीपत में इंक्रीज हुआ है, 5% बच्चा आपका जो है इसमें सोनीपत में इंक्रीज हो रहा है। तो ये ट्रेंड है, लोगों को, माता पिता को पता लगा है कि सरकार कोई छोटे मोटे काम नहीं कर रही। सरकार ठीक है, देखिए बड़ा सिंपल है, सरकार के यहां चूक हो सकती है, खोट नहीं है। जैसे आप एसएमसी में जब आप काम करते हो, जब आप स्कूल की पंचायत संभालते हो, तो आपसे चूक हो सकती है, पर खोट नहीं है। तो मैं ये जो कश्यप साहब ने मुझे कहा, तो मैं ये बातें छुपा नहीं पाया, कार्यक्रम को आगे की ओर बढ़ाते हैं। मैं चाहूंगा कि शिक्षा मंत्री महोदय जैसे हर प्रोग्राम में सामान्य व्यक्ति, स्कूल के प्रिंसिपल, एसएमसी प्रधान, एसएमसी मेंबर, उप प्रधान, सभी को मैं नमस्कार करता हूं। और मैं सरकार की स्कीमों के बारे में बताना चाहूँगा। अभी सरकार ने बहुत ही स्कीमें हमारे स्कूलों में दी हुई हैं। हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए बहुत ही अच्छी स्कीमें दी हुई हैं। जैसे कि NMMS का 12,000 रुपये साल का आता है, बच्चों को फ्री भर्तियाँ दी जाती हैं, बहुत सी सुविधाएं हैं। पहले बेंचों बैठने की सुविधा नहीं थी, टांटों बैठते थे आप बच्चों को, टांटों की बजाय बेंचों बैठने की सुविधा दी गई है। स्वच्छता की, सफाई की तरफ विशेष ध्यान दिया गया है। और अनुसूचित जाति के बच्चों के लिए भी विशेष सुविधाएं दी गई हैं। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, जो हमारे शिक्षा के
सदर को इतना ऊंचा उठाने के प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो स्कूलों में सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, हमें हर सुविधा लेनी चाहिए। हमें जो मैंने एसएमसी कमेटी का जो रोल होता है, जो माता पिता और प्रिंसिपल का जुड़ाव है, इसके बहुत ही अच्छा है। इसमें जो एसएमसी कमेटी का गठन होता है, इसके बाद 1 साल हुए हमारी एसएमसी कमेटी का गठन हुआ था 7/2023 को। उसके बाद हमारे स्कूल में बहुत ही अच्छे प्रयास हुए हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। कई बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हुए हैं हमारे स्कूल में। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनू शर्मा है जी। मैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल डाक्टर का अध्यक्ष हूँ, एसएमसी का अध्यक्ष हूँ जी। आपके बच्चे कौन सी क्लास में हैं? मेरे बच्चे एक 8वीं क्लास में है जी, एक और एक 10वीं क्लास में है जी। कौन से सन से पढ़ रहे हैं मेरे बच्चे? आप सरकारी स्कूल में कौन से सन में आए? मैं सरकारी स्कूल में 2014 में। 2014 में। तो मुझे एक बात बताएंगे आप, उससे पहले कहाँ थे? मेरे बच्चे स्टार्टिंग से सरकारी स्कूल में, क्योंकि 10 साल हो गए, एक 10वीं में है। वो सरकारी स्कूल में है जी स्टार्टिंग से। शुरू से। तो आपके आजू बाजू में प्राइवेट वाले भी तो होंगे? हाँ जी मैम, हाँ प्राइवेट स्कूल में है, लेकिन मैं अपनी तरफ से सुझाव देना चाहूँगा कि मैं समझता हूँ कि सरकारी स्कूल से बेस्ट कोई स्कूल नहीं है जी। बढ़िया जो एजुकेशन मिलती है, जो बेस्ट एजुकेशन मिलती है, सरकारी स्कूल में से अच्छी एजुकेशन कहीं भी नहीं मिल सकती है। सोनू भाई एक बात और बताओ। हाँ जी मैम। जिसको सब कुछ अच्छा मिलता है वो तो बोलता है, हमेशा कहता है अच्छा है, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो हमेशा बनी रहती है। भगवान संपूर्ण है, हम सब अपूर्ण है। जिन्होंने हमें जन्म दिया, मम्मी पापा पेरेंट्स, उनको हम कहेंगे ना हमें 10 में से नंबर दो, हम कितने भी अच्छे होंगे 7 या 8 मिलेंगे, 10 में से 10 नहीं। और जिनको हमने जन्म दिया बच्चे, तो बच्चे भी 10 देने वाले नहीं है, क्योंकि वो कहेंगे पापा मोटरसाइकिल नहीं चलाने देते, तो इसलिए ठीक नहीं है ना। मैं आपसे सिर्फ एक सुझाव मांग रही हूँ, एक ही सुझाव। बताओ हरियाणा में हम क्या सुझाव आप एक देते हो जिससे हम इसे बदलें या कुछ और बेहतर करेंगे? और सुझाव आपका जैसा होगा, अगर वो आदरणीय नायब सिंह सैनी जी को भेजने वाला होगा तो इनके पास जाएगा, अगर वो सुझाव आदरणीय मोदी जी को भेजने वाला होगा तो उन तक जाएगा। आपकी सबकी रिकॉर्डिंग हो रही है जी। बताओ कोई एक सुझाव बताओ, हम और अच्छा क्या करें? बहुत अच्छा तो मैडम उनको हम मिलने में कम से कम भी 2 या 3 बार अपने बच्चों के बारे में जानकारी स्कूल में जाके लेनी चाहिए। बच्चा पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, स्कूल में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो उसके लिए तो मैं माँ बाप को भी धर्म बन जाता है कि जो बच्चे घर बैठे हुए हैं हम उनको प्रोत्साहित करें सरकारी स्कूल में आने के लिए। इसके लिए हम प्रोत्साहित करते हैं कि सुबह जो टाइम होता है उसमें टीचर भी हर बच्चे के घर जाते हैं, गांव में फिरते हैं, देखते हैं तो टीचर जाके कि कोई बच्चा आ रहा है, नहीं आ रहा है, पढ़ रहा है, किस कारण से नहीं पढ़ाई हो रही है, उसकी स्थिति क्या है, अगर उसको जाके समझाते हैं। अगर उसके समझ टीचर के कहने से भी नहीं आता है तो एसएमसी कमेटी इकट्ठी होकर कुछ समाज सेवियों को साथ में लेके, ग्राम पंचायत सरपंच को साथ में लेकर उसके घर जाती है, तुम अपनी स्थिति बता, किस कारण से तू अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज रहा है। माँ बाप से उसके बच्चे को पूछते हैं जाके, तू क्या दिक्कत है तेरे को स्कूल से, तू स्कूल में जाना क्यों नहीं चाहता है। बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बढ़िया। धन्यवाद करूंगा जी आपका भी, क्योंकि आपने जो एसएमसी के रूबरू ये प्रोग्राम किया है और इसमें जो आपने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया, क्योंकि इससे बहुत ही मोटिवेट मिलेगा सभी को, जिससे क्योंकि मुझे हम जो सुन रहे हैं, जो आप स्पीच कर रहे हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति बता रहे हैं हमें जानकारी देने, जैसे हमारे, मैं सभी एसएमसी प्रधानों से मेंबरों से यही प्रार्थना करूंगा कि जाके ज्यादा से ज्यादा सुधार करें, ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें अपने स्कूल की तरफ। लोग ऐसा करें कि लोग प्राइवेट स्कूलों को भूल जाए और सरकार की जो सुविधाएं हैं, इतनी सरकार इतना जोर लगा रही है, हमारी सरकार है, भाजपा सरकार ने इतना जोर लगा दिया 10 सालों में कि बहुत ऊंचाइयों पर जा दिया शिक्षा स्तर को। मैं चाहूंगा कि आगे भी इससे भी और ऊंचा स्तर करे। जो हमारी थोड़ी कमियां हैं, ऐसे तो है नहीं, मेरे ख्याल में तो कोई कमियां सरकार रख नहीं रही है,
भाजपा सरकार ने इतनी अच्छी सुविधा दे दी है लोगों को कि बस दिल खुश हो जाता है जी, इतनी सुविधाएं लेकर। मैं चाहूंगा कि आगे भी भाजपा सरकार ही आए और शिक्षा के क्षेत्र को इतना ऊंचा बन जाए कि हर बच्चा शिक्षित हो। धन्यवाद, शुक्रिया। जो चीजें बताई हैं वास्तव में वो सच है। उस फुलक से एसएमसी फुलक जल्दी आ जाइए। तहसील दोरंडाल गांव फुलक से हूँ। सर आप तो वैसे ही जानते हैं सर कि भाई स्कूल को जो मैनेज कर सके, और मैंने जो अभी सुबह से जितनी भी स्पीचें हुई हैं उसमें स्पष्ट है भाई जो गांव के टीचर सभी मिलजुल के अगर कार्य को करते हैं तभी वो सफल हो पाता है। तो जो एसएमसी का जो मेन कार्य है, मैम अभी सर ने भी बताया था भाई कम्युनिटी पहले होता था भाई जो परिवार गांव वाले मिलजुल के मकान बना लेते थे, कमरे बना देते थे। हमारे दादाजी ने भी एक कमरा बनवाया था। तो इस तरीके से कार्य होते थे। लेकिन अब हम कहाँ रहते हैं, ग्रांट के चक्कर में पैसा आए, यहाँ से आए वहाँ से आए, जो मेन फोकस है वो नहीं देख पाते। कितना आया क्या नहीं आया, उस चीज से इतना मैनेज नहीं, वो नहीं है। जो मेन है शिक्षा और बच्चों की पढ़ाई, टीचर भाई स्कूल में पढ़ाई कैसी हो रही है, स्कूल में बच्चे जा पा रहे हैं नहीं जा पा रहे हैं। मैं ज्यादा ना बोलते हुए सिर्फ यही दो बात करूंगी। मैं सेल्फ हेल्प ग्रुप में भी हूँ, तो विलेज फैसिलिटेटर हूँ और मौका मिला एसएमसी कमेटी में प्रधान बनने का। तो सर जो यहाँ पे अधिकतर जो भी टीचर मान्यगण बैठे हैं वो मेरे हिसाब से गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के ही कामयाब हुए हैं। ऐसा नहीं 2006 से मेरी 2000 में मेरी गुड़िया हुई थी, मेरी 3 लड़कियां थी। अब चाहे गरीबी लगा लो या कुछ भी लगा लो, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाना ही है। लेकिन एक चीज समझ आ गई थी, जितने शिक्षित पढ़े हुए आपको गवर्नमेंट स्कूल में मिले कभी नहीं मिलते हैं। सिर्फ क्या कहते हैं अभी गवर्नमेंट में पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई है, सबसे एजुकेटेड चुन के टीचर वहां दिए जाते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, लेकिन ये भी प्राइवेट में। तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, हमारी एक कमी रहती है, अगर हम साझेदारी करते रहे। गवर्नमेंट स्कूल में जब हम पैसे देते हैं तो टीचर को जाकर पूछते हैं ये काम नहीं दिया, होमवर्क नहीं दिया। लेकिन गवर्नमेंट में हर तरीके के बंदे, सबसे मेन बात है नॉर्मल कम्युनिटी के बंदे जाते हैं, वो दिहाड़ी वाले, मजदूरी वाले। एसएमसी कमेटी में भी कुछ मेंबर ऐसे हैं जो मजदूरी दिहाड़ी करने जाती है, जो बहनें नहीं पहुंच पाती मीटिंग में, पीटीएम में नहीं पहुंच पाती हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि भाई एक बहन नहीं जा रही तो हम भी ना जाएं। हमारे इसमें जो एसएमसी कमेटी बनाई जाती है, इसमें महिलाओं की भागीदारी ज्यादा क्यों है? क्योंकि पिता हमेशा सुबह से शाम को ही घर आते हैं, लेकिन माता तो टाइम निकाल के पहुंच ही लेती है। तो मैम मेरा यही है कि भाई गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा नहीं है भाई पढ़ाई नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसमें इंटरफेयर करते रहे, जो कि इस गवर्नमेंट ने एसएमसी कमेटी द्वारा कर दी है, तो बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। और मेरे बच्चे यहाँ से, मेरी गुड़िया +2 करके कॉमर्स से निकल के और ग्रेजुएशन करके आज गांधी फेलोशिप के जरिए महाराष्ट्र पढ़ाई करने गई है। बहुत बढ़िया। एक सुझाव दो हमें, कोई एक सुझाव दो कि हम और अच्छा करना चाहते हैं, कैसे करें? हम और अच्छा, हाँ, इससे भी अच्छा देना चाहते हैं। मैम जो मेरे को इस टाइम अपने गांव में, अपने स्कूल में वही बात है, वही बताओ। जो कमी महसूस होती है, हाँ, वो बताओ। वो कमी मेरे को स्कूल में महसूस हो रही है इस टाइम। जो +2 में है ना, अभी सर ने बोला था भाई कॉमर्स साइंस कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन अभी हमारे गांव में टीचरों की कमी की व्यवस्था से तो साइंस नहीं है, मजबूरी में आर्ट में बच्चा जाता है, कॉमर्स नहीं लेता है। तो ये टीचरों वाली व्यवस्था जरूर करवाई जाए। ये टीचर की कमी बहुत ज्यादा हमारे हरियाणा में है। तो ये बात चाहिए थी मुझे।
जी मैम, टीचरों की और एक सफाई को लेकर है। अभी वैसे आपको बता देती हूँ टीचर्स के लिए कि कुछ तो अभी और बढ़े हैं। अभी हम लगभग 500 नए प्रिंसिपल्स भी भेज रहे हैं। साथ आदरणीय उस पे भी आ रही हूँ, स्वीपर्स पर भी आ रही हूँ। आदरणीय नायब सिंह सैनी जी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनकी सोच ये है कि क्योंकि अभी 50 दिन बाद तो फिर चुनाव में चले जाना है, सबने जाना ना, तो अब ये जो 50 दिन का समय है, इस समय में हम बेस्ट जो दे सकें, हमारी सोच ये है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की सोच ये है कि HKRN के माध्यम से अभी हमने बहुत टीचर लगाए हैं और जहां कमी आ रही है हम उसको भी पूरा करेंगे। एक आपने सफाई की बात करी, सुझाव तो एक ही मांगा था पर 2 दे दिए आपने। जो सफाई का भी है उसके लिए भी हम ये चाहते हैं, हमारा प्रयास है कि हर स्कूल में कम से कम एक चौकीदार होना चाहिए, वो ही सफाई कर दे। अगर स्कूल बहुत बड़ा है तो 2 भी होने चाहिए। सिर्फ कुर्ला के लिए मैम, पूरे हरियाणा के स्कूल के लिए होने के लिए वो तो जो लागू होगा पूरे पे होगा। और एक मैं और बात साथ जोड़ती हूँ आपको। देखिए, जब हम चौकीदार को आवाज देते हैं, चौकीदार भी इस इंतजार में होता है कि सुबह 8 बजे का स्कूल है तो मैं 7:30 पहुंच जाऊं। फिर उसके बाद में जब स्कूल की छुट्टी हो गई 2 बजे, तो वो 3 बजे 4 बजे निकल लेगा सफाई करके। तो मेरी खुद की सोच ये है कि हमारे जो बहुत बड़े बड़े स्कूल्स हैं जिनके अभी बिल्डिंग प्लान बन रहे हैं, हर स्कूल में 2 बेडरूम और 1 लॉबी, 1 किचन, 1 टॉयलेट, कम से कम इतनी व्यवस्था चौकीदार को दी जानी चाहिए ताकि वो वहीं रहे। जब तक उसको छत नहीं मिलेगी वो आपके पास टिकेगा कैसे? और जब उसको छत मिलेगी तो उसका परिवार भी वहीं रहेगा, बच्चे भी हमारे स्कूल में पढ़ रहे होंगे, तो उसका लोभ और उसका फर्ज दोनों चीज बढ़ जाएंगे। सफाई और अच्छी तरह से करेगा जी। और मैं तो इस पक्ष की हूँ कि ये जो हमारी SMC है, देखिए आज का कार्यक्रम हमारा जो है ना, ये माता पिता और गुरु को समर्पित कार्यक्रम है। SMC में तो माता पिता है, हाँ जी, टीचर्स हमारे गुरु हो गए, और बच्चे की पहली गुरु कौन होती है? माता होती है। माता होती है ना। तो एक किस्म से तो ये बच्चों के तीनों गुरुओं का कार्यक्रम हो गया। अपने बच्चों के लिए अगर मुझे अपने SMC के साथियों के साथ 2 घंटे फालतू देने भी पड़े तो मुझे हिचकिचाना नहीं चाहिए। मैं खुद भी कहीं चली जाऊं, अपने परिवार के ऑफिस में चली जाऊं या अपने ऑफिस में चली जाऊं और जाले लगे हुए देखूं तो मैं किसी को कहती नहीं जाला उतारो, मैं खुद झाड़ू देख के लगाने लगती हूँ। अब जब मैं जाला उतारती हूँ तो 4 आदमी मेरे हाथ से रोकते हैं, तो मैं कहती हूँ तुम्हारा टाइम तो खत्म हो गया, मेरे आने से पहले 2 महीने तो तुम्हारे पास ही ये थे, तुमने तब उतारने थे। अब तो मैं, मतलब मेरा सहयोग, मेरा कंट्रीब्यूशन मेरे स्कूल को, मेरे इलाके को और मेरे बच्चे के भविष्य को आगे बढ़ाने का काम करेगा। इस भावना के साथ आज का ये कार्यक्रम है। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और मैम, जब स्कूल हमारा हमारे गांव का है, बच्चे हमारे, तो हम सेवा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हम करेंगे। हमने पहले करनी है पहल। जहाँ गाँव वहाँ हम। जी, बहुत भावना के साथ धन्यवाद। धन्यवाद। पर ऐसा कार्यक्रम मैंने कभी सुना नहीं कि इस प्रकार से हम एक जानकारी साझा करें और विभाग इस बात की चर्चा करे कि SMC की जिम्मेवारियां क्या क्या होती हैं। मैं समझता हूं कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की एक बात मुझे याद आती है। उन्होंने कहा था कि नॉलेज इज पावर, ज्ञान ही ताकत है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हम सब मिलकर एक संकल्प लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हमारा देश विकसित भारत होगा, तो मैं समझता हूं कि आज का यह कार्यक्रम उस दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। हमारे इस आज के कार्यक्रम में उपस्थित
हमारे विधानसभा के हमारे दूसरे सहयोगी साथी इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप जी, हमारे करनाल की निवर्तमान मेयर बहन रेणुबाला गुप्ता जी, डीओ मैडम और सभी विभाग के सभी अधिकारीगण, अध्यापकगण, एसएमसी के सभी सम्मानित सदस्यगण। अभी मुझे कुछ बातें सुनने का मौका मिला और बहुत अच्छा लगा। अभी तो हमारी जमीला बहन जो मेरे विधानसभा के फुरलक गांव से है, मैं जब गांव में जाता हूं तो वहां स्कूल में और एसएसजी की भी जब बैठक हम करते हैं उसमें भी मेरा मिलना हुआ। बहुत एक्टिव है, बहुत अच्छी बातें उन्होंने कही। उससे पहले डाचर के जो एसएमसी के अध्यक्ष, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें कही। दो बातों के ऊपर मैं चर्चा जरूर करना चाहूंगा। जमीला बहन ने कहा कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई बहुत अच्छी है, टीचर बहुत, वास्तव में इसमें कोई दो राय नहीं है। मगर उन्होंने एक बात जो कही वो मेरे दिल को छू गई। बहन ने कहा कि सरकारी स्कूल में आमतौर पर सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं और बहुत से ऐसे परिवार जिनके माता पिता दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं और इस कारण से वो उस तरीके से अपने बच्चे की रिपोर्ट लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए स्कूल में नहीं जा पाते जैसे कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के माता पिता जाते हैं। तो इससे ध्यान में आया, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम माता पिता और गुरु को समर्पित है, तो ध्यान में आया कि जिम्मेवारी बढ़ती है। जो आज इस हॉल के अंदर बैठे हैं, जो कमेटी के सदस्य हैं, उन माँ बाप के बारे में भी वो ध्यान करें जिन्होंने अपने बच्चों को एक सपना देखकर उस स्कूल के अंदर भर्ती किया है। निश्चित रूप से वो दिहाड़ी करने तो जाते हैं, मगर उनका एक सपना जरूर है कि उनके बच्चे इस प्रकार से दिहाड़ी पर ना जाएं। एक रास्ता बनाया है हमारी सरकार ने, मेरिट के आधार पर नौकरी देना, और हमें फख्र है इस बात के ऊपर कि आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मेरिट के आधार पर जो नौकरियां मिल रही हैं, और दूसरी तरफ जब हमें रिपोर्ट मिलती है कि हमारे सरकारी स्कूलों में से बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं, तो ये दोनों चीजें कहीं ना कहीं आपस में जुड़ी हुई हैं। इसलिए मेरा निवेदन आप सभी से कि हर उस बच्चे की चिंता करें, चाहे उनके माता पिता साल में एक बार भी स्कूल में ना आ पाए, उनकी जिम्मेवारी हमें निभानी है। हमें इस बात की चिंता करनी है कि स्कूल के अंदर पढ़ाई का वातावरण कैसा है, और ये केवल अध्यापक का काम नहीं है, ये हम सबको मिलकर करना है। आज के इस कार्यक्रम में सरकार की तरफ से क्या ग्रांट आती है, किस किस मद में वो ग्रांट आती है, कितना पैसा हम किस चीज में खर्च कर सकते हैं, वास्तव में सीमा त्रिका जी को बताना चाहूंगा, इतनी गहरी जानकारी मुझे भी नहीं। हालांकि मैं सरकारी सभी कागज भी पढ़ता रहता हूं, सभी योजनाओं के बारे में मैं पढ़ता रहता हूं, और हर काम को हम मिलकर आगे बढ़ाने का काम भी करते हैं, पर मुझे वास्तव में अच्छा लगा कि इतनी जानकारी आज विभाग ने दी है। मैं विभाग को और आपको बहुत बहुत दोबारा बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि एक टीम की तरह ही हमें आगे बढ़ना है। उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, बिल्डिंग भी है, उसमें बाकी व्यवस्थाएं भी हैं, पानी है, शौचालय है, उसमें साफ सफाई भी है, उसमें टीचर्स को भी अच्छा वातावरण मिले, वो भी एक कड़ी मेहनत करते हैं, उनको भी एक अच्छा वहां पर माहौल मिले, गांव की तरफ से भी उनको सहयोग मिले। तो मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें हम एक टीम की तरह ही इनको आगे बढ़ा सकते हैं। एक बात और आई कि पिछले वर्षों में वास्तव में बहुत सुधार हुआ। तो जब ये बात सुनी कि पिछले वर्षों में 2014 के बाद बहुत सुधार हुआ, तो दो बातें मुझे ध्यान में आई।
मेरे घरोंडा विधानसभा के एक स्कूल में 2014 के आसपास की बात है, जब मैं विधायक बना तो मुझे गांव के अंदर से एक चिट्ठी मिली और मुझे वो चिट्ठी मिली कि विधायक जी, हमारे स्कूल में जो टीचर है, जो अध्यापक है, वो खुद स्कूल में नहीं आता, उन्होंने ठेके के ऊपर कोई दूसरा अध्यापक रखा हुआ है 12,000 रुपए महीने में। यह भी व्यवस्था थी। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से काम हुए हैं, बहुत सारे बदलाव हुए हैं। आज इस प्रकार से किसी भी विद्यालय के अंदर ऐसा सुनने में नहीं आता कि मैं अगर वहां पर टीचर हूं तो मैं अपना काम कर रहा हूं और मैंने किसी और को अपनी जगह छोड़ दिया। मुझे याद है जब हम विधायक बने तो सीमा जी, जब हम चंडीगढ़ मंत्रालय में जाया करते थे तो कितने सारे अध्यापक वहां पर होते थे। और एक बार तो ऐसा हुआ कि जब हम लिफ्ट में से मैं बाहर निकला तो एक टीचर ने मुझे पकड़ा कि मेरे नोट के ऊपर साइन कर दो, मैं अपना तबादला कराने के लिए यहां आया हुआ हूं। यह भी वातावरण था। अध्यापक का काम चंडीगढ़ जाकर ट्रांसफर करवाना नहीं था। अध्यापक का काम आज भी किसी बच्चे के भविष्य को सुरक्षित बनाना, सुनहरा बनाना, उसको आगे बढ़ाना, उसको अच्छी शिक्षा देनी, यह अध्यापक का काम है। और अध्यापक क्या काम किया करते थे, कितनी मजबूरी हुआ करती थी कि उनको चंडीगढ़ जाकर ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से धक्के खाने पड़ा करते थे। मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा मनोहर लाल जी का। आज वो मुख्यमंत्री नहीं है, परंतु उन्होंने कड़े फैसले लिए और उनके कड़े फैसलों के कारण आज ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी, मेरिट के आधार पर नौकरियां और इन सभी व्यवस्थाओं में कुछ ना कुछ सुधार काफी हुआ है और सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है। मैं अपनी बात को ज्यादा लंबा ना करते हुए आप सबको शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप सब अपने आप को केवल एसएमसी का सदस्य ना समझें। आप एक स्कूल को चलाने वाली एक बॉडी हो। स्कूल किस दिशा में आगे बढ़ेगा, स्कूल सही दिशा में आगे बढ़े, स्कूल की व्यवस्थाएं अच्छी हो। आप जिस प्रकार से एक विधानसभा में एक विधायक के नाते मैं अपने आप को उस विधानसभा का चौकीदार मानता हूं, वहां की व्यवस्थाएं ठीक हो वो मेरी जिम्मेवारी है। कोई कमी है तो मैं उसको कैसे सुधार कर सकता हूं, प्रशासन के साथ मिलकर, सरकार के साथ मिलकर लोगों की आवाज को मैं कैसे आगे पहुंचा सकता हूं, वो मेरी जिम्मेवारी है। इसी प्रकार से एसएमसी के सदस्य भी उस स्कूल को आगे बढ़ाने के लिए क्या फैसला करना है, क्या कमियां हैं उनको कैसे ठीक करना है, सरकार से आया हुआ हर पैसा ठीक तरीके से लगे उसकी चिंता करनी है। और हम आपके साथ सहयोगी के रूप में हमेशा आपके साथ हैं। कभी भी हमारे लायक किसी भी प्रकार का कोई कार्य हो, अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए और वास्तव में भारत विकसित राष्ट्र बने, उसमें अपना योगदान सुनिश्चित करने के लिए हमेशा आपके लिए उपलब्ध रहेंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक महोदय। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से निवेदन करूंगा कि वो विधायक हरविंदर सिंह कल्याण जी को एक पौधा भेंट करें। मुझे लगता है कि मुझे बहुत सारी भूमिका बांधने की जरूरत नहीं है। आपने कश्यप जी को सुन लिया, आपके डीओज आपसे मिल लिए और एजुकेशन के डिपार्टमेंट का सबका परिचय हो गया आप लोगों से। और इसके साथ हमारे बीच में रेणु बालाजी भी उपस्थित हैं। सभी अधिकारीगण जो हमारे शिक्षा विभाग से आए हुए हैं, हमारे टीचर्स और हमारे एसएमसीज के मेंबर, आपको इस कार्यक्रम का सारा लबोलबाब समझ आ गया कि हम आप सबके बीच में क्यों आए। हम आपके पास पहुंचने का हमारा एक ही मकसद है कि इन्होंने गलत बात नहीं बोली कि हम लोग दिहाड़ी का काम करते हैं। दिहाड़ी का काम बहुत लोग करते हैं और हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं। अभी प्रमोद जी आपसे बात कर रहे थे, वो भी हरियाणा के सरकारी स्कूल के पास आउट हैं।
और चंडीगढ़ में अधिकारी बन के बैठे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकारी स्कूल से बेहतरीन लोग बन करके निकलते हैं। ये तो हमने व्यवस्था क्या बना दी। हमारी व्यवस्था की जो सबसे बड़ी कमी है, जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी कमी है, वो कमी ये है कि आज एक प्रतिस्पर्धा आ गई समाज के अंदर। वो प्रतिस्पर्धा क्या आ गई कि व्यक्ति सोचता है कि शायद जिसके पास कमी है उसी ने सरकारी स्कूल में जाना है, बाकी ने तो प्राइवेट में जाना है। ये बात नहीं है। मैं बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने आदरणीय मनोहर जी के कार्यभार संभालने के बाद और खास तौर से पिछले 5 सालों में 2019 से 24 तक बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में थे, लेकिन वो छोड़ करके हमारे टीचर्स के पास आए और उन्होंने अपना फीडबैक भी दिया कि हम बहुत संतुष्ट हैं। हमने अपने स्कूल से बच्चे निकल करके प्राइवेट में जाते नहीं देखे, प्राइवेट से निकल करके हमारे पास आते हुए देखे। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी आप लोगों को एक ये मिला है क्या? सबको मिला है? देखिए, एसएमसी की क्या जिम्मेवारी है आपने सुन भी लिया, देख भी लिया। हमारी जिम्मेवारी है कि जो सरकार भोजन हमारे बच्चों के लिए भेज रही है, वो भोजन क्या सही बन करके हमारे बच्चों तक पहुंच भी रहा है या नहीं। पता चले बच्चे तो 200 हैं, लेकिन दूध 150 बच्चों के लिए आया है, वो 50 का कम क्यों है? ये एसएमसी की जिम्मेवारी है। और देख करके प्रिंसिपल को बताना और एजुकेशन ऑफिसर को बताना। ये जिम्मेवारी है हमारी कि हमारे टीचर्स हैं हमारे पास, उनके सहयोग के बिना हम चल नहीं सकते, लेकिन उनके सहयोग पर आपका सहयोग भी मिले और एक नजर निगाह भी रहनी चाहिए। माँ की निगाह सबसे तेज होती है। एक जगह बैठी होती है ना घर में, कितने काम इकट्ठे कर देती है। तो माँ की निगाह ये भी होनी चाहिए, मेरे बच्चे जहाँ जा रहे हैं क्या वहां पर वो सब कुछ उसका सही ढंग से क्लास लग रही है, टीचर आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और जैसे अभी इन्होंने कहा कि टीचर्स की संख्या भी बढ़नी चाहिए, बच्चों को जबरदस्ती आर्ट्स लेना पड़ रहा है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हरियाणा में कुल संख्या स्कूलों की 14,500 है और ये जो 14,500 स्कूलों की संख्या है, इसमें लगभग 25 लाख से ज्यादा बच्चों का भविष्य का निर्माण आपके बीच में बैठे हुए टीचर्स कर रहे हैं आपकी मदद से। और मैं समझती हूँ कि आज क्या हो चुका है कि जब एक नया सरपंच बनता है और उसके स्कूल में स्कूल 8वीं तक है, तो वो पूरा ताकत लगाता है कि भाई ये स्कूल 10वीं तक हो जाए, चाहे पास में दूसरा स्कूल 12वीं तक भी है। एक ये हमारे बीच में होड़ भी बंधी हुई है कि इसे 12वीं तक कर दो, इसे 10वीं तक कर दो। करने में मना नहीं है, होने चाहिए, लेकिन बात यह है करने से पहले व्यवस्था होनी चाहिए। वो व्यवस्था 2 चीजों की होती है, साधन की और साधक की। साधन आपके हो गए कमरे, बेंच, पीने का पानी, टॉयलेट, और साधक होते हैं आपके गुरुवर, टीचर्स। ये भी चीज हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन बहुत सारी तब्दीलियां आदरणीय मनोहर लाल जी ने करी और बहुत सारा बेहतरीन सुधार और सुझाव आप लोगों के लेकर के आदरणीय नायब सैनी जी भी कर रहे हैं। मैं इसके साथ जोड़ना चाहती हूँ कि आपको हमें ये देने का मकसद एक ही था कि आप लोगों को पता चले सरकार इसके अलावा अपने परिवारों को क्या क्या सुविधा दे रही है। बहुत छोटी सी बात है, कई बात हो तो हम बोलते हैं कि आज 80 करोड़ परिवारों के घर अन्न पहुंचाने का काम भी सरकार कर रही है, कर रहे हैं। हम बड़े विनम्रता के भाव से बोलते हैं कि जो आज से कुछ साल पहले सरकार बदलने से पहले मैं पार्षद थी 2005 से 10 तक,
मुझे 2010 का याद है कि लोगों की पेंशन 300 रुपए हुआ करती थी, आज वही पेंशन 3000 है। पेंशन वर्ड में बोलती तो हूँ, पर दरअसल ये मानदेय है, मानदेय है। अभी हमारे एक एसएमसी के मेंबर ने अपनी बात रखी, तो मैं उस बात के एवज में बोलना चाहती हूँ कि देखिए, बदलाव सृष्टि का नियम है, हमेशा बदलेगी जिंदगी। जितने जैसे हम कल थे आज नहीं, फर्क आएगा। लेकिन आप याद करिए एक और चीज को कि आज पूरा का पूरा हरियाणा का विपक्ष एक बात बोलता है कि मनोहर लाल जी ने पूरी सरकार एक कंप्यूटर में डाल के रख दी। और अगर मैं बोलूं तो आपके मोबाइल जो आपके जेब में है, पूरी सरकार उस मोबाइल में बंद हो गई है, क्योंकि आज आपके मोबाइल में पता चलता है राशन आ गया, आपने ले लिया या नहीं ले लिया, पता चलता है या नहीं। ट्रांसफर पॉलिसी भी एक बटन पर आकर के खड़ी हो गई है। एक बटन दबाने से लाखों टीचर्स एक जगह से दूसरी जगह अपने मन के स्थान पर पहुंच जाते हैं। हमें ताना दिया जाता है कि ये पोर्टल वाली सरकार है और आप हमें मौका देंगे तो हम ये पोर्टल उड़ा देंगे। आप मुझे एक बात का जवाब दें, आप लोगों के माता पिता को यदि पेंशन मिलती है तो आज सीधे वो खाते में जा रही है या नहीं? बताइए, बैंक खाते में जा रही है कि नहीं जा रही है ना? तो आप एक बात बताइए, जब ये बैंक खाते में सीधे जा रही है, कोई बिचौलिया चोरी नहीं कर सकता और कोई प्रशासनिक रूप से भी डकैती कहीं पर भी कुछ भी नहीं हो सकता। और जब आप इसको बैंक की व्यवस्था को खत्म कर देंगे तो इसका मतलब आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि हम ईमानदारी खत्म करके भ्रष्टाचार शुरू कर देंगे। मैं आज सबके बीच में पहुंचने के बहुत सारे कारण हैं। ये मैंने जैसे आपको बताया, इस कागज को जरूर पढ़िए और आपके गांव में, आपके आजू बाजू में, आपके इलाके में जो भाई इस सुविधा के लायक है उसे जरूर बताएं ताकि वो ले। अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री जी ने एक नया कार्यक्रम शुरू किया, बताएं क्या है कार्यक्रम? सावन का महीना शुरू होने वाला है, बारिशें शुरू हैं, एक पेड़ जरूर लगा है। सुना है किसी ने कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम? भाई जिसने सुना हाथ खड़े कर लो जरा। आप वो लोग हाथ खड़ा करें जो अपनी माता जी के नाम लगा चुके हैं। ये ईमानदारी है कि सब नहीं खड़ा कर रहे, इसका मतलब अभी बाकियों ने लगाना है। तो मैं साथ साथ मोदी जी से प्रेरणा लेकर के मैं भी एसएमसी के मेंबर्स को एक काम देने आई हूँ। मैं अपने स्कूल के टीचर्स को, प्रिंसिपल्स की मदद लेना चाहती हूँ। इस दुनिया में दो ही रिश्ते सबसे मजबूत होते हैं, जिन्होंने हमें जन्म दिया और जिनको हमने जन्म दिया, यानी माता पिता और बच्चे, औलाद, संतान, कुछ भी बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम एक पेड़ माँ के नाम देश के प्रधानमंत्री के कहे लगा रहे हैं। तो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल्स इस चीज को पक्का करेंगे, जहां ये एक पेड़ माँ के नाम कहीं भी लगाएंगे, वहीं एसएमसी मदद करके एक पेड़ संतान के नाम, औलाद के नाम का भी कार्यक्रम 7 साल शुरू करें। जैसे हम अपने बच्चे को संस्कारों से सींचते हैं या नहीं सींचते? घर में अगर आधा डब्बा देसी घी का हो तो माँ सूखी रोटी खाती है, पर अपने बच्चे के फुलके को सूखा नहीं देती ना। घर में आटा खत्म हो जाए बनाते बनाते और सब खाना खा चुके हो, पर अगर फिर भी कोई रोटी मांग ले तो ये माँ ही है जो अपनी थाली की रोटी उठा करके देती है। और ये माँ ही है, सबकी माँओं ने उदाहरण दिया होगा, जो गीले में सोती है और औलाद को, बच्चे छोटे होते हैं बिस्तरा गीला करते हैं, माँ गीले में आ जाती है और अपने बच्चे को रात को भी सूखा देती है।
ये जो एक रिश्ता है 16 साल के बाद कौन माता पिता और कौन औलाद, यही व्यवस्थाएं हैं। तो आज आपको मैं इस चीज के लिए भी अनुरोध करने पहुंची। इसके साथ साथ हमारे बच्चे भी बैठे होंगे और स्कूल टीचर्स भी हैं। मैं एक चीज को और जोड़ती हूँ, माता पिता और गुरु बच्चों में संस्कार डालने का काम करते हैं, बच्चों को शिक्षा दे करके उनको अपने पैरों पे स्वावलंबन जिंदगी की बहुत बड़ी पूंजी अपने पांव पे खड़े हो जाए, हम ऐसा काम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा धर्म हमारा राष्ट्र धर्म है। राष्ट्र धर्म से ऊपर कुछ नहीं है। भारत रहेगा तो हम रहेंगे। ना तो स्कूलों में अभी इतिहास पढ़ाया जाता ना, अंग्रेजों का इतिहास भी पढ़ते हैं और मुगल काल भी पढ़ते हैं ना। और अब हम पढ़ते हैं तो महात्मा गांधी जी का इतिहास शुरू होता है या नहीं होता? मंगल पांडे जी की बात होती है, भगत सिंह जी की बात होती है। तो राष्ट्र धर्म को भी हमने बच्चों में सींचना। और हम सुबह बच्चों से जब मिलते हैं स्कूल में, हम गुड मॉर्निंग नमस्ते को बंद करके जय हिंद जो हमारा पुलिस विभाग बोलता है, अभिवादन देता है ना, आप पुलिस वाले से मिलते हैं तो पुलिस वाले सीधे बोलते हैं ना नमस्ते, ना राम राम, ना गुड मॉर्निंग, वो बोलते हैं जय हिंद। तो ये जय हिंद की परंपरा हमें अपने स्कूलों में भी डालनी चाहिए, चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। एक आवाज जो यहाँ से जाए वो देश के कोने तक पहुंचे, इस भावना के साथ भी हमें आगे बढ़ना है। आज का ये कार्यक्रम सबने मेहनत करी, मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ, आप सबका अभिवादन भी करती हूँ। और इस पहल को यहाँ छोड़ना नहीं है। मैं टीचर्स को नहीं सौंप के जा रही, ये कार्यक्रम सिर्फ एसएमसी मेंबर्स के लिए था, उन्हीं के ऊपर जिम्मेवारी दे करके जा रहे हैं कि आप लोग आगे बढ़े, आप टीचर्स की भी मदद करें। और आपको कोई दिक्कत आती है तो आप एजुकेशन ऑफिसर से मिले, प्रिंसिपल से मिले, आपके काम आगे भी इसी प्रकार से होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामगढ़, मैं मैडम ज्योत्सना मिश्रा से भी रिक्वेस्ट करूंगा वो भी ऊपर आ जाए। इसके बाद मोहित अरायपुरा से, मुस्कान गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल गरौंडा से, वंशिका गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन करनाल से, राहुल गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग से, उज्जवल अरोड़ा गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन करनाल, एकता गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल टीकरी से, पायल गर्ग गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल असम से, आशु गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग से। कितने परसेंटेज वाले ले रखे हैं पता नहीं, वैसे पता नहीं कौन से परसेंटेज के लिए इन्होंने। इसके बाद उज्जवल अरोड़ा, ये आईआईटी एडवांस में इनका रैंक आया है और गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन करनाल से हैं, 8839। उज्जवल मंथन सिंगला गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन करनाल, 15,669 रैंक। दीक्षित वर्मा आईआईटी एडवांस 3916 गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन करनाल, आईआईटी पटना में पढ़ रहे हैं ये। लक्ष्य आईआईटी गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल निसिंग और अंशु टूरन गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल मॉडल टाउन करनाल। हमने जब भी पंख पसारे हैं उड़ानों के लिए, हम चुनौती बन गए हैं आसमानों के लिए। ये बच्चों के लिए एक बार